हेलो नन्ही जान, मैं हूं आपका अपना दीपक भैया। भाई आज मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई मेरे को 2 मिनट तसल्ली से सुन लेना, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात करने वाला हूं। यार मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले ही तुम 8th से 9th में आए हो और मैं जानता हूं कि 8th से जब बच्चा 9th में आता है ना तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सिलेबस एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायोलॉजी अलग हो गई, मैडम दिमाग अलग खराब कर रही है, किताबें अलग नहीं आई है, भैया कुछ मिल ही नहीं रहा है, रिसोर्सेज ही नहीं मिल रही है। चलो मैंने ये सोचा कि भैया एक काम करता हूँ, मेरा ना कुछ दिन में यूनिट टेस्ट आ रहा है, मैं यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, कहीं कुछ नहीं मिला तो यूट्यूब पे कोई लेक्चर ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला लेक्चर लेकर आया हूं। आज से पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है नन्ही जान, और अब ये हो चुका है जर्नी इनसाइड द एटम। तो YouTube के ऊपर आज सबसे पहला लेक्चर अपलोड हो रहा है, जर्नी इनसाइड द एटम। न्यू एनसीईआरटी कवर करेंगे, सारा न्यू सिलेबस होगा, सारी चीजें बहुत तरीके समझ में आएंगी। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया मुझे ना यार ये चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें, क्योंकि 8th में तो डायग्राम्स होते थे, 8th में तो बड़ी बड़ी कलरफुल फोटोज होती थी, यहाँ फोटोज नहीं है तो हमको फोटोज चाहिए भैया। तो टेंशन मत लो, मैं आपको फोटोज, एनिमेशन और सारे माइंड मैप जितनी भी चीजें हैं सारी कवर कराऊंगा, और मजा ना आए ना तो कहना तुम्हारा भाई जब तक यहां खड़ा है सारी चीजें एकदम मक्खन क्लियर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का तुम्हारा बढ़िया सा पहला लेक्चर, जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया जल्दी जल्दी सारे चैप्टर पढ़ा दो, याद रखना ये बात। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है जर्नी इनसाइड एटम। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, एक चीज थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे छोटे भाई बहनों को एक चीज बताई जाए। 8 से जब 9th में आते हैं तो प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है। बस परेशानी ये है कि बच्चे चाहते हैं कि ना हर चीज फास्ट हो जाए, कराने को हर चीज फास्ट कराई जा सकती है, हर टीचर चाहता है कि जल्दी जल्दी कराए, लेकिन यार प्रॉब्लम ये होती है उस जल्दबाजी में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम छोड़ जाते हैं या हमसे छूट जाती हैं और वो तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को जब फर्स्ट टाइम डाल रहा हूं ना तो एक लॉन्ग लेक्चर डालूंगा, थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन इसी का मैं रैपिड रिवीजन भी डालूंगा और फिर मैं इसके शॉर्ट भी डालूंगा। तो टेंशन मत लो, आज वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा पर मजा जरूर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो से मिलेंगे, टेंशन ना लो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी इनसाइड, ये तुम्हारे स्मार्ट से भैया, जर्नी इनसाइड एटम। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, जर्नी इनसाइड द एटम का मतलब क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं, एक जगह घूमने वाले, एक बढ़िया सी विचित्र जगह में घूमेंगे। तो देखो कहां विचित्र जगह में जाएंगे। एक बात बताओ, घर किससे बनता है? घर बनता है ईंटों से। परिवार बोला तो मार लगा दूंगा, अभी परिवार की बात नहीं हो, बनता तो परिवार से ही है, लेकिन आज हम ईंटों की बात कर रहे हैं। तो जल्दी बता, घर किससे बनता है? ईंटों से। ईंट किससे बनती है? ईंट बनती है रेत से। और रेत किससे बनती होगी बेटा? भैया मैं तो सोचा ही नहीं। तो रेत बनती है दुनिया की सबसे छोटी चीज, जिसको नाम दिया एटम। बोल बैठा दिमाग में? नहीं बैठा। अब आगे चल, एक बात बता, ये मेरा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन किससे मिलके बने होंगे भैया? याद आया, 8th में पढ़ा था, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से। अब हाँ भैया याद आ रहा है, टिश्यू मैडम ने बताया था कुछ सेल्स होते हैं। हाँ जी, तो टिश्यू किससे बनता है? सेल से। और सेल के अंदर होती हैं छोटी छोटी चीजें जिनको बोलते हैं डीएनए। टेंशन ना लो, बायोलॉजी में आएगा, जब नया चैप्टर डालूंगा ना तो उसमें आएगा डीएनए। और डीएनए भी किससे मिलके बनता है? एटम। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि दुनिया की सारी चीजें किससे मिलके बनी है? एटम। तो मेरे अंदर भी एटम है, इस मार्कर के अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी एटम, इस डिजिटल बोर्ड के अंदर भी एटम है, तुम्हारे अंदर भी एटम है, तुम्हारे दिमाग में भी एटम है, हर जगह एटम ही एटम। समझ में आया? हर जगह सिर्फ एटम ही एटम। फील आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज हम उस एटम की जर्नी करेंगे, उस एटम को इतिहास के बारे में जानेंगे कि एटम की शुरुआत कैसे हुई, है ना बढ़िया चैप्टर। चलो शुरू करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो आज से पहले पुरानी एनसीईआरटी में हमारे भारत के बारे में कोई भी बात नहीं करी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारे भारत की कुछ तो बातें करी गई हैं, बहुत अच्छी बात है यार ये। तो देखो हुआ क्या था, दुनिया में जो सबसे पहले एटम की डिस्कवरी करी थी वो हमारे ऋषि मुनियों ने करी थी, जिनका नाम था आचार्य कनाडा। क्या नाम था मेरे भाई? आचार्य कनाडा। तो आचार्य कनाडा ने यह बोला था कि दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सबसे छोटी चीज की मिलकर बनी हुई हैं, उनको नाम दिया परमाणु। अभी मैंने एटम बताया ना, एटम नहीं बोला था आचार्य कनाडा ने, इन्होंने बोला था परमाणु। तो इन्होंने ये बोला दुनिया की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं? परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं। अब इन्होंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, इन्होंने बोला कि अगर
अगर एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया, अगर दो परमाणु हो जाएं तो इनको नाम दिया डायड, या क्या नाम दिया, डायड। अगर दो से ज्यादा, जैसे तीन परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो इनको नाम दिया इन्होंने ट्रायड। और जब ये दो या तीन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक चीज का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं मैटर। बात समझ में आई? देख सिंपल है यार, सिंपल लॉजिक लगा। मेरे अंदर दो एटम थे, फिर तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, छह हुए, फिर मैं तैयार हो गया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? उसको क्या नाम दिया इन्होंने, आचार्य कनाडा ने, उनको नाम दिया इन्होंने मैटर। अब क्या हुआ, आचार्य कनाडा ने ना इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया था कि हमारे अंदर एटम होता है। तो इस बात को दो साइंटिस्टों ने आगे और फर्दर कैरी फॉरवर्ड करा, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। आचार्य कनाडा इतना बता के चले गए थे कि परमाणु होता है, दो एटम हो जाए, दो परमाणु हो जाए तो डायड नाम दिया, और तीन परमाणु हो जाए तो ट्रायड नाम दिया। अब उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करा हमारे दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या बोला, वो जो हमारे आचार्य भैया बता के गए थे ना परमाणु के बारे में, इन नालायकों ने क्या करा, हमारी ही चीजों को वो कर दिया, दोबारा से रीडिस्कवर कर दिया, और इन्होंने नाम दे दिया एटम। क्या नाम दिया, एटम। अब ये एटम शब्द आया कहां से? एटम शब्द चोरी किया गया था ग्रीक से, ग्रीक की भाषा से, और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। तो एटम जो था ना वो एटमोस से लिया गया था। एटमोस का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्या दोनों हिस्ट्री क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं। परेशानी बस इतनी सी थी कि भैया इन दोनों ने, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, जिन्होंने एटम के बारे में बताया, इनके पास ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो दुनिया में पहली बार छोटे मोटे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, छोटे मोटे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करे, और वो किसने करे, हमारे डेल्टन भैया जी ने करे थे। तो देख लो ये कितने स्मार्ट से हैं। इनका नाम था डेल्टन भैया, तो इनको हम डेल्टन भैया बोलते हैं। तो डेल्टन भैया ने क्या करे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करे, और पहली बार दुनिया के अंदर ये बोला कि दुनिया की सारी चीजें एक चीज से बनकर बनी हुई है, जिसका नाम दिया एटम। बेटा मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि यहां पे कुछ बकवास शुरू हो गई है, फिर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। फाइनली हमारी जो अभी बकवास शुरू हुई थी, थोड़े पहले घिर फिर की, वो खत्म हो गई है। अब मेरे काम की बात शुरू होने वाली है, तो वापस से अपने कानों में लीड को लगा लीजिए और अपने भैया की बात को सुनते चले जाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि इस प्यारे से आदमी ने, जिनका नाम है डेल्टन भैया, इन डेल्टन भैया ने यह बोला कि दुनिया की सारी चीजें वो किससे मिलकर बनी है, एक छोटी सी चीज जिसको नाम दिया इन्होंने एटम। अब कहां लिखा है एटम, हमको दिख नहीं है। तो दुनिया की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। अब इन्होंने क्या करा, ये बात तो बोल दी कि मैं जो हूं एटम से मिलकर बना हूं, ये जो मेरी घड़ियाल बाबू हैं ये भी एटम से मिलकर बने हैं, जो तुम हो तुम भी एटम से मिलकर बने हो। दुनिया की सारी चीजें एक छोटी सी चीज से मिलकर बनी है, एटम। अब इन्होंने अपनी इस बात में एक बात और घुसा दी। क्या बोला उन्होंने, तो वो बात थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं उसको बोलता हूं कि बड़ी बदसूरत बात को खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि दुनिया की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बनी है, एटम से मिलकर बनी है, जितना ही मैटर है इंडिविजिबल एटम से मिलकर बना। यही है वो गंदी सी बात, इंडिविजिबल। तो ये याद रखना, इन्होंने बोला एटम को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यहां तक ये बात ये बोलकर चले गए थे। और बेटा इन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी प्रपोज कर दी, और यहां से एटम की नींव रखी गई। मतलब अब यहां से हम एटम पे रिसर्चेस चालू करेंगे। तो एक बात समझो, बड़ी खोपड़ी में बिठाइएगा इसको। देखो इन्होंने क्या बताया, एटम के बारे में बताया कि दुनिया की सब छोटी चीज एटम है। मैंने आपके बोला भैया एटम होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल नहीं हो रहा, भैया एटम दिखता कैसे होगा, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? तो ये सारे सवाल अब जनरेट हो रहे हैं। तो क्या सवाल जनरेट हुए, व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ, एटम किससे मिलके बना है भैया, इतना तो बता दो। दूसरा, व्हाट डू एटम लुक लाइक, एटम किसके जैसा दिखता है? क्या एटम इस पानी की बोतल के जैसा दिखता है, या इस पेन के जैसा दिखता है? भैया किसके जैसा दिखता है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो तो बता दो। आओ मैं तुम्हें वही बताऊंगा। तो नेक्स्ट देखो, उसके बाद एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी। जैसे अभी पानी की बोतल के अंदर पानी था ना, है ना, तो ऐसे उसके अंदर क्या क्या होता होगा वो भी हमें जानना है। तो ये सारी चीजों पे अब सवाल खड़े होने वाले हैं, और एक नई चीज का जन्म हुआ। तो देखो भाई ध्यान से, अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल। बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है इस वाले टॉपिक में आपकी खोपड़ी हैंग हो जाए और आपका आत्मा और शरीर का मिलन साथ छोड़ दे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। एक्चुअल में क्या है, कुछ साइंटिस्टों ने
कुछ साइंटिस्टों ने यह देखा कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में से किरणें बाहर निकल रही हैं, किरणें बाहर निकल रही हैं। और जब उन्होंने देखा ये किरणें बाहर निकल रही हैं तो उस चीज को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिविटी। तो कोई आपसे पूछे कि भैया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है और उसमें से क्या बाहर निकल रही है? रेडिएशंस बाहर निकल रही है, रेडिएशन। अब साइंटिस्ट का दिमाग चकराया, उनका दिमाग खराब हो गया। अभी तो ये बात चल रही थी कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता, एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम अकेला सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या बाहर आ रहा है? मैं जान रहा हूं, खोपड़ी बात नहीं घुसी ना, आज समझ। इसको ऐसे समझना, मान लो मेरे पास क्या है? एक बलून है। क्या है मेरे पास? बलून। लेट सपोज ये क्या है मेरे पास बेटा? ये है मेरे पास एटम। बलून को मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? एटम मान लिया। ये एटम, या फिर ऐसे सपोज कर लो, ये हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? एलिमेंट मान लिया। और इसके अंदर क्या भरी हुई है? इसके अंदर भरी हुई है एयर। क्या भरी हुई है ना निजान? इसके अंदर भरी हुई है हवा। क्या भरी हुई है? हवा। अब मैंने क्या करा? इसके अंदर छुटका सा यहां पे हुल कर दिया और होल करने के बाद यहां से धीरे धीरे एयर क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो समझो यही है एटम, और इस एटम में से जो बाहर निकल रही हैं ये है रेडिएशंस। क्या है ये? रेडिएशन। अब तेरे दिमाग में बैठ रहा होगा कि साइंटिस्ट की खोपड़ी क्यों चकराई? साइंटिस्ट की खोपड़ी इसलिए चकराई थी कि भैया अभी तो बोला था एटम टूट नहीं सकता, तो फिर इसके अंदर से क्या निकल रहा है? ये कहां से आया? तो ये सारे सवाल हमारे खड़े हो गए, ये सारे सवाल अब दिमाग में आने लग गए। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पहली बार एक साइंटिस्ट ने कदम उठाया जिनका नाम था जे थॉमसन। तो याद रखना, जे थॉमसन ने अब इस पे सवाल उठा लिया कि भाई मैं पता लगाएगा कि एटम के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो हम पता लगाएंगे एटम के अंदर क्या होता है। ये बाहुबली बन रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। तो अब ये पता लगा रहे हैं कि बेसिकली एटम के अंदर क्या चीजें होती हैं, और कौन से साइंटिस्ट है वो? जे थॉमसन। देखो, तो इसका मतलब वो जितना ही पढ़ा था वो सब गलत हो गया? नहीं यार, गलत नहीं है। उन्होंने एटलीस्ट एटम की नींव तो रख दी, एटलीस्ट उन्होंने हमें बता तो दिया कि एटम होता है। अब बाकी हमारी ड्यूटी है ना कि भैया आगे बढ़ाओ उसको, है ना? तो यही सारा सत्य है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या करा? एक ट्यूब ले ली ऐसे, इसको बोलते हैं ग्लास की ट्यूब। तो ये हमारे पास कांच की ट्यूब है, और इस कांच की ट्यूब के अंदर हमने यहां पे छुटका सा हुलवा कर दिया। हुलवा में क्या है? वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करेगी? जैसे ये कांच की ट्यूब है, इसमें वैक्यूम पंप लगा दी तो सारी एयर यहीं से निकल जाएगी, अंदर एयर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी और एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी, और यहां पे बड़ी हाई वोल्टेज सप्लाई कर दी है, अच्छी खासी वोल्टेज है। अब क्या हुआ? इस तरफ होता है माइनस, इस तरफ होता है प्लस। बैटरी सुनी होगी ना, 8वीं 6ठी क्लास में बैटरी तो पढ़कर आए हो कि नहीं? तो बैटरी पे इधर है माइनस और इधर है प्लस। दिमाग लगा, ये है वायर। बेटा जब वायर को मैंने इससे कनेक्ट किया तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। अब जे थॉमसन ने जैसे ही एपरेटस चालू किया, जे थॉमसन भिन्ना गए बेटा, उनका दिमाग है तो चकरा गया। जैसे उन्होंने चालू करा, एकदम से क्या हुआ? एक चीज क्रिएट हुई। कुछ पार्टिकल यहां से निकलना चालू हो गए। भैया क्या एक सवाल आ रहा है, रेडिएशन को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो फिर भैया इनको दिखा कैसे ये कि यहां पे कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं? एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो हुआ क्या था, ये पार्टिकल्स इनको दिखने नहीं थे, तो हुआ क्या था? इन्होंने यहां पे बैक साइड में इसके तरफ एक केमिकल की लेयर चढ़ा रखी थी बेटा। मतलब यहां पे एक ऐसी लेयर लगा रखी थी कि अगर कोई पार्टिकल यहां से निकल कर आएगा मुझे तो दिखेगा नहीं, तो यहां पे अगर वो टकराए तो वो चमकेगा, जिससे साफ साबित होगा कि यहां से कुछ तो निकल कर यहां पे आया है। अरे यार तू एक बात बता, ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में रेडिएशन आ रही है, दिख रही है क्या? तो मैंने क्या करा, मुझे दिख तो रही नहीं है, तो मैंने क्या करा, यहां एक ऐसा मटेरियल लगा दिया कि रेडिएशन अगर आए तो वो चमके, जिससे साबित होगा कि नहीं होगा कि यहां पे रेडिएशन आ रही है। तो सेम काम ऐसा जे थॉमसन ने करा, और जब जे थॉमसन ने ऐसा करा बेटा, अब तो 9th में इतना ही है, तो इस पे और रिसर्च करी जे थॉमसन ने, और पता लगाया कि भैया लाल कलर ले लेते हैं कि यहां से जो पार्टिकल निकला है वो किसकी तरफ भाग रहा है?
पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहा है ना। और बचपन में पढ़ा था कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट। इसका मतलब साफ था कि जो पार्टिकल यहां से निकले थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, अभी तो वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे थे। और इसीलिए इन्होंने पहले पार्टिकल का आविष्कार नहीं, क्या बोलेंगे उसको, पहले पार्टिकल की खोज करी। और जिस पार्टिकल का नाम दिया इन्होंने आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बताया इन्होंने क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एटम के अंदर आज पहली बार एक पार्टिकल ढूंढा जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेटा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और यहां से जब वो पार्टिकल ढूंढा ना, तो पार्टिकल ढूंढने के बाद उसमें चार्ज पता लगाया, तो इन्होंने बोला उस पार्टिकल पे जो चार्ज है वो कितना है, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इसको लिखा जाता है बराबर 1 के, क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। बोलो समझ में आया नहीं आया। मैं जानता हूं कि 8th क्लास से थोड़ा सा टफ है, बट इसको मैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। जब तुमसे प्रॉमिस किया था शुरू में, आओ देखो, अरे कहां प्रॉब्लम, देखो भाई, अब देखो भाई, आया समझ में, तो देखो भाई अब आ रहा होगा। ओ तो ये है हमारी जे थॉमसन, दिख रहा है अब तुमको। वही एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पे दिखाया और इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो घबराना नहीं है, जब तक मैं खड़ा हूं सारी चीजें बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, फील लेकर एकदम सारी चीजें मक्खन क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे एक ट्यूब लगा ली। बोल बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस ट्यूब में क्या करा, यहां पे कहीं पे वैक्यूम कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे समझो कि यहां पे ये वैक्यूम लगा दिया, जहां से एयर सारी हमने बाहर निकाल दी। अब अंदर क्या है, यहां से जैसे इन्होंने हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दी, हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दी, तो कुछ पार्टिकल्स का फ्लो ऐसे चालू हो गया। मान लो इस तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से कुछ पार्टिकल फ्लो कर करके यहां आने लग गए, यहां आने लग गए। और उन पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। बोल समझ में आया कि नहीं आया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? आसान है कि नहीं है? तो आज एटम के अंदर जिन्होंने ये बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो एटम के अंदर तोड़कर जे थॉमसन ने पहली बार एक पार्टिकल पता लगाया जिसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। और उसके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? तो देख लो, ऐसा कुछ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। साइड हो जाऊं क्या? ले देख ले आराम से। बोल समझ में आया कि नहीं आया? है ना इजी? सच्ची सच्ची बताना, कसम खा के बोलना, मजा आ गया भैया। बढ़िया चीज है ना, एकदम बिंदास वाली। अब देख ही पा रहे होगे कि यहां पे ऐसे ट्यूब्स लगा दी, देखो लाइट जा रही है, वहां चमक रही है, वो मटेरियल है जिसपे वो चमक रही है। ठीक है, आगे चले, अब आगे चलते हैं। तो अब हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने पहली बार क्या डिस्कवर करके दिया, पहली बार 1987 में हमें यह पता लगा कर दिया कि एटम के अंदर एक और चीज थी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो था वो था ई। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे ई से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो ऊपर साइन लगा दिया नेगेटिव। समझ में आया बेटा खोपड़ी में? ओके। इट इज नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब ये एटम के अंदर बैठा हुआ एक पार्टिकल था जिसको नाम क्या दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा और लाइफ टाइम काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना। ये 10 की पावर -19 बहुत कम है भैया। 0 ऐसे बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, समझा? तो इसको बराबर माना गया एज अ -1। किसके बराबर माना? -1 के बराबर माना। है ना स्मार्ट आदमी? तो वाकई में दिमाग से बहुत तेज थे ये, तो ये याद रखना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एक बात समझ, मेरी बॉडी में एटम है, तुम्हारी बॉडी में एटम है, और मेरी बॉडी में इन्होंने पता लगाया एटम के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मेरे शरीर पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर उस नेगेटिव को मैंने चुने तो झंड से करंट सा लग जाएगा मेरे को। भैया ये चार्ज तो चार्ज है,
लेकिन अब भी अगर मैं अपने आप को छू रहा हूं तो मुझको कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है भैया? ये करंट कहां गया ससुरा? अभी तो उन्होंने बताया था। एग्जैक्टली यही सवाल इनके दिमाग में आया कि जब एक पार्टिकल के अंदर, एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो हमें छूने पे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा? चार्ज तो चार्ज होता है। तो इन्होंने सोचा इसका मतलब साफ है कि पूरा एटम न्यूट्रल है, पूरा एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उसमें ऐसा कोई भी चार्ज अभी क्रिएट है पार्टिकल, लेकिन पूरा एटम शांत बैठा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि आओ अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, एक नई चीज बताता हूं। तो इनसे सवाल पूछा बाकी लोगों ने, जे भैया आपने इलेक्ट्रॉन का पता लगा दिया, जे भैया आपने ये भी समझा दिया कि एटम न्यूट्रल है, भैया अब इतना काम करा है तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी बना के दे दो एटम का, कि भैया एटम दिखता कैसे होगा। तो इन्होंने क्या करा, पहली बार दुनिया के सामने एक एटम का मॉडल बना के दिया और उस एटम को रिजेंबल कराया प्लम पुडिंग से या फिर वाटरमेलन से। इसलिए इस मॉडल का नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। देखो प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग होता है बेसिकली क्रिसमस केक, समझ लो यार। देखो ध्यान से, तो ये क्या आप लोगों ने वाटरमेलन देखा है? इन्होंने बोला वाटरमेलन में ये जो डॉट्स हैं ये पूरा एटम है, बैठ रहा है तेरी खोपड़ी में ना, पेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेट में गया तो तुम वॉशरूम जाओगे फिर बाहर कर दोगे और बोलोगे भैया देखो तुम्हारे एटम हमने यहाँ पड़े, पिटाई लगा दूंगा बेटा। सच में मैं कैमरे में घुस के कभी कभी पिटाई लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है हम लोगों ने एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो भैया पॉजिटिव चार्ज कहां है? तो इन्होंने बोला कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बराबर रखने के लिए, ये जितना भी रेड वाला पार्ट है ये सारा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, जिससे पूरा एटम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा? पूरा एटम हो जाएगा न्यूट्रल। पूरा एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बोल समझा कि नहीं समझा? मतलब कि अगर यहां पर -1 है तो सेंटर में यहां पे कितना होगा? +1, ताकि -1 + 1 मिलके क्या बना सके? 0। इसलिए मुझे छूने पे कोई करंट नहीं लग रहा, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। समझा? अब हमें तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली होगी, भैया अभी तो बोल रहा था कि एटम टूट नहीं सकता, अब इस आदमी ने दो बातें बोल दी कि एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल सही बात। आ जाओ बाबा की चलते हैं। देखो भाई समझ में आ गया? तो बेसिकली ये इनका पूरा एटम का मॉडल था। ये इन्होंने बताया, ये जो छुटका सा है ये सारा है नेगेटिव चार्ज, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और ये जो बाकी तुम लोगों को दिख रहा है ये है पॉजिटिव चार्ज, और यही है पुडिंग। पुडिंग का मतलब होता है बेसिकली केकवा। तो ये हमारा केक है। क्या प्लम पुडिंग मॉडल समझ में आया? आसान है कि नहीं है? दूसरा इन्होंने बोला कि जो एटम है ना वो ऐसा होता है गोल आकार में। गोल आकार का मतलब स्फेयर। स्फेयर जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल सर्कल नहीं है, फुटबॉल स्फेरिकल है। तो याद रखना, तो एटम कैसा है? स्फेयर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली इधर उधर पड़े हैं। और इन्होंने बोला कि टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिससे पूरा एटम न्यूट्रल है। इसलिए हमारे ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं दिख रहा है, और इसी को नाम दिया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? सच्ची सच्ची बताइए भैया कि अच्छा लगा पढ़कर? इतना आसान कर दिया। सच्ची सच्ची बता, कसम खा के। बढ़िया लगा कि नहीं बढ़िया? आगे चलूं, आगे पढ़ाऊं? चल आजा, आगे चलते हैं। ठीक है चलो भैया। पूछ ऐसे रहो जैसे आगे पढ़ाओगे नहीं। पढ़ाऊंगा भाई, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलो अब क्या हुआ, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नई चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हुआ क्या था। होता क्या है ये समझना, मान लो आपने देखा होगा कि जब पुरानी गाड़ियां आज से पहले मार्केट में आती थी, तो अब वो पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे मॉडिफाई हो रही हैं, धीरे धीरे समय के साथ मॉडिफाई हो रही है। तो ऐसा ही कुछ जे थॉमसन के साथ हुआ। जब जे थॉमसन ने दुनिया के सामने एटम बनाकर रख दिया, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, तो भैया मेरा जैसे कुछ लोगों का ना दिमाग खराब हुआ, यार ये कुछ इलॉजिकल सा लग रहा है। हमको लगता है हमको इस पे रिसर्च कर लेनी चाहिए, हमको इस पे एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या जे थॉमसन सही थे या गलत थे।
तो अब वही एटम का मॉडल आगे चलकर 3 साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी और चेक करा कि क्या जे थॉमसन ने जो मॉडल बना के दिया था, क्योंकि दुनिया के सामने ऐसे थोड़ी ना रख देंगे कुछ भी, है ना, हम तो चेक करेंगे ससुरे को, तो हम चेक कर रहे हैं। तो वो चेक करने वाले 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पहले अर्नस्ट रदरफोर्ड, हैंस जीजर और अर्नेस्ट मार्टसेडन। तो ये क्या थे, ये दोनों इनके चेले थे, ऐसे याद रखना, और मेन लीडर थे ये, ठीक है। मेन लीडर हो गया मैं, और मेरे नीचे दो जो काम कर रहे हैं वो ये 2 बंदे हैं। तो इन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड के जे थॉमसन के मॉडल की टेस्टिंग करी, और टेस्टिंग में इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि भैया हम ऐसे टेस्ट नहीं करेंगे, हम टेस्टिंग के लिए एक मशीन बनाएंगे, मशीनवा बनाएंगे। तो ये लोग मशीन बना रहे हैं, ये लोग कहा कर रहे हैं, मशीन बना रहे हैं। अब वो मशीन को समझिएगा कि वो मशीन कहा कहती है। देखिए भैया, तो इन्होंने क्या करा, ये जो जे थॉमसन का मॉडल था टेस्ट करने के लिए मशीन बनाई। तो इन्होंने क्या करा, यहां पर पहले एक एपरेटस ले लिया, ये बक्सा सा दिख रहा है तुमको, इस बक्से को बोलते हैं, ये है हमारी लाइट सोर्स। क्या है बेटा, लाइट, लाल दिख नहीं रहा होगा ना, तो पीला ले लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से बाहर आती हैं अल्फा रेस। क्या बाहर आती हैं, अल्फा रे। अब फिर तुम्हारी खोपड़ी खराब हुई, भैया कभी कुछ घुसा दे दो, कभी कुछ घुसा दे दो, दिमाग में नहीं जा नहीं रहा। देखो जैसे इस मोबाइल में टावर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, टावर आ रहे नहीं आ रहे, इनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। क्या बोलेंगे, रेडियो वेव। क्या ये दिखती हैं, क्या ये दिखती हैं? अगर दिख रही है तो बेटा आप धरती के आदमी नहीं हो, इस गोला का प्राणी नहीं हो, तो मुझको तो नहीं दिखता है, और जितने भी लोग इस धरती पे उनको नहीं दिखता है ये सब, तो इसको बोलते हैं रेडियो वेव। आपने माइक्रोवेव चलाया है, उसके अंदर जो रेडिएशंस आती हैं, जो गर्म करती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। जैसे अभी यहाँ पे हाँ हमारे आसपास लाइट्स लगी हुई हैं, ये मुझे दिखती हैं, इनको बोलते हैं विजिबल रे। एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी ही रेस थी अल्फा रेस, समझ गया? और अल्फा रेस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो बेटा यहां से जो रेस निकलकर आती हैं उनको बोलते हैं अल्फा रेस, और उनपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। समझ गया, नहीं समझा? अब इन्होंने क्या करा, बीच में ई साइड पा तो एक चीज लगा दिया। क्या बोला इसको, इसको बोला गोल्ड फॉइल। सच में सोने की परत थी, ज्यादा मोटी नहीं थी, बहुत पतली परत थी। कैसे समझाऊं, ऐसे समझो जैसे तुम लोगों ने वो खाई काजू कतली खाई है, काजू कतली के ऊपर एक सिल्वर की फॉइल लगी रहती है, इतनी पतली इन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली, और यहां पे लगा दी एक स्क्रीन। यहां पे क्या लगा दी, एक स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर पेंट कर दिया। अब तुम कहोगे भैया बार बार पेंट क्यों कर रहे हैं? अब एक गधे एक बात बता, अगर यहां से लाइट रेस निकल कर गई, अल्फा रेस निकल कर गई, रेस तो दिखती ही नहीं है, वो सिर्फ तभी दिखेंगी जब वो इस केमिकल के साथ टकराएंगी, समझा? और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। वीडियो देखना है, एनिमेशन देखना है, देख एआई से बनाई हुई एनिमेशन है, एग्जैक्टली नहीं होगी पर तुझे फील आ जाएगी, तो एक बार देख, चल आजा देख ले। देख लिया होगा एनिमेशन तो, चलो अब आगे चलते हैं, आगे चले मेरे भाई। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। अपनी खोपड़ी में एक चीज बिठाना और बड़ा सोच समझ के मुझको जवाब देना। बेटा तुमने बचपन में लेजर लाइट जरूर चलाई होगी और पड़ोस वाली आंटी के घर में जरूर मारी होगी। अब तो तुम बड़े हो गए हो, नहीं तो तुम पहले लेजर लाइट ऐसे घरों में मारते रहते थे, कभी आंटी के घर, कभी दीदी के घर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो याद रखना ये चीज, तो ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ, एक किस्सा है मेरे पास लेजर लाइट का, तुम्हारे भाई ने भी ऐसी बहुत सारी लेजर लाइट मारी है, सुनाएंगे, अभी नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे, बाद में सुनाएंगे तुमको कभी, ठीक है? हम वो दिन पीटते पीटते बचा था, ठीक है? तो उस दिन लड़ाई हो जाता हमारा, हम पीटते पीटते बचा, हम छोटा सा था। तो देखो अभी क्या करना है, अभी हम लेजर लाइट को मारेंगे फिर से। तो हमने क्या करा, यहां से लेजर लाइट ले ली। अब एक बात बता, अगर मैं यहां से लेजर लाइट लूंगा और लेजर लाइट ऑन करूंगा तो वो सीधी जाएगी या ऐसे टेढ़ी चली जाएगी? बड़ा धरती पे तो सीधी जाएगी, समझ में आ रहा? अगर मैं लेजर लाइट ऑन करूंगा तो धरती पे कैसे जाएगी, सीधी। ऐसा थोड़ी ना लेजर लाइट ऐसे करी ऐसे चलेगी, नहीं होगा ना। पर इस आदमी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, इसकी खोपड़ी फिर खराब हो गई। किस भाई की? इस भाई की। इनको नाम है रदरफोर्ड। हुआ क्या, लेजर लाइट आई, कुछ ऐसे चली गई, दिमाग खराब। कुछ आई, कुछ तो सीधी चली गई, कुछ आई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ आई ऐसे टकरा के वापस जा रही है। अरे ये क्या हो रहा है? और एक लाइट रे, एक अल्फा रे ऐसे आई और टकरा के वापस चली गई। इसने एपरेटर छोड़ के भाग गया, इसको लगा ससुरा भूत आ गया है ये, तो ये भाग गया, ठीक है? तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, अब उसकी कहानी समझेंगे, ठीक है? और वहां से क्या डिस्कवर होने वाला है वो समझेंगे। तो देखो ऐसा कुछ दिखता है मेरे भाई, ठीक है? मतलब लाइट रेस गई 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 गई, कुछ रेस तो देखो सीधी पार हो गई,
कुछ रेस ऐसे स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई और एक लाइट रे ऐसे टकरा के कुछ लाइट रेस वापस ऐसे आ रही हैं और जो लाइट रेस टकरा के वापस आ रही हैं इस फेनोमेना को बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग। तो भूलना नहीं है, हंसी मजाक अपनी जगह बेटा, अगर मैं बुद्धि खराब हो गई ना घुस जाऊंगा कैमरे में लगाऊंगा तो चमाड़े, ठीक है। और बहुत सारी लाइटें, देखो बहुत सारी लाइटें ना, उनमें से कुछ लाइटें टकरा के ऐसे एज इट इज वापस चली गई, एक लाइट ऐसे टकरा के वापस चली गई। तो ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था। देख रहे हैं कितने जीनियस लोग थे ये। आज के टाइम पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, कब कोई रिसर्च हो ही नहीं रही है यार, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हो रही है चीजें। भैया रिसर्च करो, रिसर्च इन लोगों ने करी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बातें पता लगाई, क्या कंक्लूड किया। आओ उसको शुरू करते हैं। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट जो था वो 3 साइंटिस्ट ने कंडक्ट करा, रदरफोर्ड, हैंस जीजर एंड अर्ट्स मार्डसन, ठीक है। इन्होंने अल्फा रे यूज करी थी। अल्फा रे क्या है भाई, अब तेरे को पता है। अल्फा रे होती क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये न्यूक्लियस होता है हीलियम का। अभी मत समझ इसको, ज्यादा टेंशन लोड मत ले, बस इतना याद रख मेरे बच्चा कि न्यूक्लियस जो है वो हीलियम एटम जो है उसका न्यूक्लियस, दैट्स इट। अभी खोपड़ी में लोड मत लेना, अल्फा पार्टिकल सिर्फ तेरे भाई ने जो बताया उतना है, उस पे पॉजिटिव चार्ज। एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उम्मीद क्या कर रहा था ये आदमी जे थॉमसन से? ये आदमी उम्मीद कर रहा था कि भैया जो भी पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने बोला कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डेविएट है ऐसे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्हें ये लग रहा था कि अगर मैं यहां से लाइट रेस डालूंगा जिन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसी जानी चाहिए, या तो सीधी जानी चाहिए या हल्की सी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। भैया डिफ्लेक्ट क्या है? भैया डिफ्लेक्ट, हर चीज में परेशान हो जाता है। देख भाई डिफ्लेक्ट क्या होता है, एक बात बता, इस लाइट रे पे है पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, बचपन में पढ़ा है ना कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो जैसे ही अल्फा रे यहां आई, इसमें तो पॉजिटिव है, धक्का मार दिया ऐसे, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। लाइट आई धक्का मार दिया, इधर डिफ्लेक्शन। समझा नहीं समझा, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ऐसी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी। अब ऑब्जर्वेशन क्या करी इन्होंने, ऑब्जर्वेशन करी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास विदाउट डिफ्लेक्शन। मतलब उन्होंने यहां पर जब लाइट डाली ना तो ससुरा बहुत सारी लाइट सीधी चला गया, ठीक है। इन्होंने ये देखा। अगला, सम पार्टिकल वर शार्पली डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ जो पार्टिकल की जो रेस थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, भैया बड़े अच्छे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा, अ फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक, मतलब कुछ टकरा के कहां जा रही हैं, बाउंस बैक हो रही हैं, वापस आ रही हैं। ये क्या हो रहा है, दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। और इसी डिफ्लेक्शन को क्या बोला था, अभी समझाया ना, बाउंस बैक वाली को स्कैटरिंग बोला था। तो ये चीजें हुई और रिजल्ट में इन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि जय हो जे भैया, आप गलत है। जय हो जे भैया, आपका मॉडल थोड़ा सा गलत है, अब मैं उसको सही करके दूंगा। तो इन्होंने हमारे लिए और काम बढ़ा दिया और आप लोगों को और काम बढ़ा दिया। तो कितना पढ़वाएगा ये और कितना तुम पढ़ेगा रे, मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो जे थॉमसन का मॉडल यहां पे फेल हो गया और फिर उन्होंने एक नया मॉडल बना के दिया। उस मॉडल को बनाने से पहले हम जे भैया के बारे में तो हटाइए साइड में, रदरफोर्ड भैया के बारे में समझेंगे। आइए समझिए, चलिए बताइए, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? वो किया था हमारे रदरफोर्ड ने। अगला बोलो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया गया था? इन्होंने यूज किया था अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज। साथ में इन्होंने क्या यूज किया था, कहीं से सोने की परत चोरी करके लाए थे जिसका डायमेंशन कितना था 0.004। अगला, इस एक्सपेरिमेंट में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। भैया फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है? तो बेटा फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब होता है जो चमकती है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पे एक केमिकल लगाया गया था और उस केमिकल को इन्होंने बोला कि वो चमकता है। देखो ध्यान से, लाइट रे गई, यहां पे ना केमिकल लगाया हुआ है, फ्लोरेसेंट केमिकल। बेटा अभी देखो केमिकल का नाम नहीं है लेकिन बताने को बताया जा सकता है, क्यों लोड ले रहे हो, इतना टेंशन मत लिया करो। तो लाइट गई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, लाइट गई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, देख रहे हो। और जहां जहां पे वो टकराएगी वहां पे चमक पैदा होगी, जिससे उन्हें आइडिया लग रहा है, अगला, अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला और फिर हमारा रदरफोर्ड का मॉडल भी फिनिश हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा ताकि तेरी खोपड़ी में सारी चीजें बैठ जाएं। जल्दी बता यार, बचपन में पढ़ा है पॉजिटिव एक दूसरे को बेटा क्या करता है, रिपल्शन करता है कि नहीं करता है? हाँ, रिपेल करता है। अब एक बात बता, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले जो मैं बता रहा हूं बेटा, कि मान लो ये मेरा एटम है। थोड़ी देर के लिए मान ले, जैसे मैं कह रहा हूं, सेंटर में मेरे पास है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। सेंटर में क्या है? बहुत सारा पॉजिटिव। अज्यूम कर लो, अज्यूम अभी थोड़ी देर के लिए ये ऐसा होता है और यहां पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। और जैसे ही यहां से मेरे बच्चा, यहां
यहां से मेरे प्यारे बेटा, यहां से हमने बहुत सारी कौन सी रेस डाल दी, यहां से बहुत सारी मैंने अल्फा रेस डाल दी। कौन सी रेस डाल दी? अल्फा रेस। अल्फा, और अल्फा पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो होगा क्या? दिमाग लगा ले अब जरा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा नहीं करेगा? तो जैसे ही ये लाइट इसके नजदीक गई, जैसे ही नजदीक गई, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल। झंड से यहां चली गई। बैठा दिमाग में कि एक्चुअल में क्या हो रहा है? दिमाग लगा, ये लाइट बिल्कुल सीधी चली गई और जब सेंटर में जाएगी तो टकरा के वापस आएगी। क्या ये समझ में आया? इसको बोलते हैं बाउंस बैक हो गई, एग्जैक्टली सेम पाथ पे। अब देख, नीचे वाली रह गई, गई 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 गई, इसने इस पे क्या मार दिया? पॉजिटिव। झन्ने से यहां चली गई। अबे तेरे झन्ने की तो ये एकदम यहां चली गई। बोल समझ में आया कि नहीं यार? भैया कुछ रेस तो सीधी पास हो गई थी, उनका क्या था? यार एक बात बता, ये जो पॉजिटिव है, ये जो चुंबक है, वहां से तुम्हारे घर से लोहा खींच लेगी क्या? अरे इसकी अपनी ताकत होगी कि नहीं होगी? तो एग्जैक्टली ऐसा ही था। इस पॉजिटिव की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि यहां से कर सके, इसलिए जब लाइट रेस दूर से आई तो वो कैसे चुपचाप सीधे निकल गई, समझ में आया? भैया बहुत मेहनत लग रहा है। समझ में आया तेरे को? समझ में आया? आसान था कि नहीं था? अब तेरे मन में आ रहा होगा भैया नोट्स, अरे नोट्स दे दूंगा मेरे भाई, नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रभु, इसको अच्छे से पढ़ ले, अपने दिमाग को डाइवर्ट मत कर, है ना आसान? चल अब शुरू कर, जल्दी बता। इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर वो कैसा है? एम्प्टी। कैसा है? एम्प्टी। देख पूरा एटम अंदर से खाली है। ये रदरफोर्ड नहीं बना के दिया था, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है? इन्होंने बना के दिया था। इट हैज अ डेंस पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने बोला, पहले जे थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरा इसके अंदर फैला हुआ है, रदरफोर्ड ने करेक्ट करा और बोला नहीं भाई जे भैया ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि अब जो है सारा पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ सेंटर में है, सिर्फ सेंटर में, और वो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, मैं बातचीत नहीं करूंगा किसी से, ऐसे शांत बैठा हुआ है। और इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। बोल आई बात समझ में? नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन, जो जे भैया ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़े, इन्होंने बोला शांत हो जाओ जे भैया, तनिक सब्र कीजिए। इन्होंने बोला हम है ना, हम बताएंगे दुनिया को क्या होता है। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन पे घूम रहा है, इस बाउंड्री पे घूम रहा है, फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, ऐसे नहीं बैठा हुआ। तो देख रहे हैं कितना स्मार्ट था ये बंदा। नेक्स्ट कहां चला गया? नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हुआ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम। कहा यह जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है बेटा। मतलब ये हो गया एटम, ये छोटा सा हो गया न्यूक्लियस। भैया कितना छोटा होगा? हर चीज का मुझे जवाब चाहिए, मैं दूंगा बेटा हर चीज का जवाब। ऐसे समझो एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक क्रिकेट ग्राउंड है, वो एटम है। क्रिकेट ग्राउंड एक एटम है, और उसमें जो आप लोगों ने वो खाई है काली मिर्च का जो दाना है वो न्यूक्लियस है, इतना बड़ा है। तो लिख देता हूं, यहां पे क्या है हमारी? काली मिर्च, मिर्च नहीं मिर्च, हम लोग मिर्च बोलेंगे। तो काली मिर्च है हमारा क्या चीज? न्यूक्लियस। क्या है हमारा? न्यूक्लियस। और ये जो है एटम, ये किसके बराबर है? क्रिकेट ग्राउंड के बराबर। तो एटम का जो साइज है वो है 10⁻10 मीटर, और इसका जो साइज है वो है 10⁻15 मीटर। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इतना छोटा है न्यूक्लियस उससे। आई बात समझ में बेटा? आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? देखो चीजों को जितना फील लेके पढ़ोगे ना उतना चीजें आसान होंगी यार। मजा लेके पढ़ा करो चीजों को। साइंस बहुत कोई टफ चीज नहीं है, ये यही तुम्ही लोगों ने बनाई है, तुम्ही लोगों के लिए बनाई गई है। बस उससे प्यार करो, जिस चीज से प्यार करोगे ना वो बहुत अच्छी लगेगी मेरे भाई। तो याद रखना ये चीजें। तो देखो ऑलमोस्ट ऑल द एटम मास इन द न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है एटम को जो मास है ना, एक बात सुनो, एटम का कहां गया? एक तो ई से हम परेशान हैं। ये कह रहा है मान लो इस पेन का मुझे वजन निकालना है, इस पेन का वजन मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मान लो ये अलग भाग रहा है, ई से थोड़ा अलग भाग रहा है, क्या मैं इसका वजन निकाल सकता हूं? तो इन्होंने बोला कि एटम का जितना भी मास है ना वो सारा का सारा सिर्फ कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि ये चुपचाप बैठा है ऐसे,
ऐसे माना जा रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है? क्योंकि ये इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अगला, द न्यूक्लियस रिपेल अल्फा पार्टिकल। अभी बताया कि देखो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है। देखो ये लाइट रे गई, रिपल्शन मार दिया, इधर चली गई। देखो लाइट रे गई, रिपल्शन मार दिया, देखो ये बैठा पॉजिटिव चार्ज। और ये इन्होंने पहली बार कितना सुंदर एटम का स्ट्रक्चर हमारी दुनिया के सामने रखा। बोलो आई बात समझ में? अब एक बात सुन लेते हैं कि अब क्या हुआ। हमारे जो रदरफोर्ड भैया थे, इनके मॉडल में भी ससुरा कुछ प्रॉब्लम निकल आई। कितना पढ़वाएगा, ठीक है, इनके मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम निकल आई। अब उस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो उनके प्रॉब्लम क्या निकली। एक बात बताओ, मान लो तुमने ये बचपन में ये खेल तो जरूर करा होगा, ऐसे एक रस्सी ले ली और घच घच घुमाए जा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे उसको घुमाओगे तब तक तो वो घूमता रहेगा, और जैसे ही अपना हाथ रोक दोगे क्या होगा, एकदम से लट्टू गिर के ढंड से तुम्हारे सर पे आ जाएगा। बैठी दिमाग में बात की नहीं बैठी? बोल। तो दिमाग लगा, इन्होंने बोला सेंटर में है न्यूक्लियस, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, बाहर गोल गोल घूम रहा है। और जो भी चीज बाहर गोल गोल घूमती है, अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या करती है, एनर्जी लॉस। क्या करती है, एनर्जी लॉस। क्या करती है, एनर्जी लॉस। तो देख हुआ क्या, ये गोल घूम रही थी, धीरे धीरे एनर्जी लॉस कर रही थी, करते करते भम से नीचे आ गई। और जैसे हुआ धम से धमाका हो जाता। अब एक एटम यहां फटा, फट, फिर दूसरा फट, फिर पूरी सृष्टि तबाह हो जाती। पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, हैं ये कहां से बीच में आ गए, छोड़ो इनको, पहले इनके बारे में समझते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोहर। तो नील बोहर ने इनसे, रदरफोर्ड से पूछा कि भैया घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, और अगर निकाल रहा है तो वो तो सेंटर में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड परेशान हो गए, रदरफोर्ड का दिमाग खराब हो गया, रदरफोर्ड को समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। तो ये इस चीज का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल यहीं पे हमें एक चैप्टर क्लोज करना पड़ गया। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन should fall into the nucleus। बात सही है। एटम शुड नॉट बी स्टेबल। बात तो सही है कि एटम स्टेबल होना नहीं चाहिए था, लेकिन एटम तो स्टेबल है। तो इस बात का जवाब देंगे अगले साइंटिस्ट। भैया मेरा ना थोड़ा सा कैमरा नलायकपंती दिखा रहा है, ये थोड़ा सा ना हल्का सा इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझको थोड़ा सा इसकी चार्जिंग लगा लेने दीजिए, फिर मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं और नील बोहर को स्टार्ट करता हूं। जब तक बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अभी आता हूं 5-10 मिनट में चार्ज करके, टेंशन नहीं लेनी, यहीं से शुरू कर रहा हूं कि भाग जाओ, ठीक है। चलो भाई, तो भैया फाइनली हमारा कैमरा हो गया चार्ज। अब हमने जो चीजें छोड़ी थी उनका आगे बढ़ा लेते हैं और शुरू करते हैं फिर से, और फिर खत्म कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से शुरू करेंगे और जल्दी से ही अब हम खत्म कर देंगे। अब थोड़ा धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेंगी, तो घबराओ मत। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी को लॉस करता है, और जब एनर्जी को लॉस करता है तो पुड़ुक से उसके घर पे गिर जाना चाहिए, घर नहीं सर, तो सर पे गिर जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब इसका जवाब हमारे एक साइंटिस्ट देंगे जिनका नाम था नील बोहर। इसके बाद हम नील बोहर के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का फाइनली चैप्टर यहां तक हो गया था फिनिश। अब उससे पहले एक चीज समझ लो कि भाई हमारे पास ना एक साइंटिस्ट आए, निकल कर आए, जिन्होंने एक पार्टिकल की खोज करी जिसका नाम था प्रोटॉन। आपकी भी हालत कुछ कुछ भैया लोग ऐसी ही हो गई होगी, मैं समझ रहा हूं कि क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। कभी कुछ डिस्कवर हो रहा है, कभी कुछ डिस्कवर हो रहा है, और ये कर काहे रहे हैं, हमारे लिए काम काहे बढ़ा रहे हैं। तो क्या करें भैया, काम तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तरक्की होगी। तो देखो अगले साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन। कुछ नहीं किया यार, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, इन्होंने सीधा बोला। अभी रदरफोर्ड भैया ने क्या बोला था, रदरफोर्ड भैया ने बोला था बाहर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला सेंटर में क्या बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। बस इन्होंने क्या करा, उस पॉजिटिव चार्ज का नाम दे दिया, और उस चार्ज को इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं बोलेगा, क्या नाम दिया, प्रोटॉन्स। तो याद रखना, इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन्स नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज का। इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन है क्या क्या। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, अंदर होगा, बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रोटॉन के लिए सिंबल दिया P, प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस, इसलिए ऊपर लगा दिया प्लस चार्ज। अब प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना था, -1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ बस ये ध्यान रखना। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, काफी छोटा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। और इन भैया को जरा ध्यान से देख लो, ये भी स्मार्ट से भैया, इनका नाम है ई गोल्डस्टीन। चलो भाई आगे चलते हैं और सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा, जिनका नाम है नील बोहर। तो ध्यान देना, ये है हमारे नील बोर। तो नील बोहर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि नील बोहर ने क्या बोला। नील बोहर ने सबसे पहले रदरफोर्ड को करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड आप परेशान मत हो, मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता है फिक्स्ड पाथ में। ये जो दिख रही है ना बाउंड्री, ये फिक्स्ड पाथ है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, और इन्होंने बोला इन ऑर्बिट्स की ना एनर्जी फिक्स है, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। और इसीलिए इन एनर्जी को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स। क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स। और जिन इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनको बोलेंगे ऑर्बिट या फिर शेल। समझ गया। पहले क्या बोला कि हर इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूम रहा है, जिनको नाम दिया या तो ऑर्बिट या शेल। दूसरा इन्होंने बोला ऑर्बिट की क्या है, फिक्स एनर्जी, वो एनर्जी चेंज नहीं होगी, और इसलिए इनको क्या नाम दिया, फिक्स एनर्जी लेवल्स। समझ गया मेरे बच्चा। आगे चलते हैं, देख अगला क्या हुआ। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी नहीं लूज करता। कितनी खतरनाक बात बोली ना। ये तो वही बोल रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हैं। इन्होंने कहा जे थॉमसन, वो हम कह रहे हो रदरफोर्ड भैया तुम थम जाओ, मैं बताता हूं। इन्होंने बोला उस मॉडल को आगे उठा के कि एनर्जी लूज नहीं करता। अब तुम्हें लग रहा होगा कितनी बढ़िया बात बोली ना, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसके पीछे तो कोई बेटा बहुत मेहनत लगी है इनको। जब 11वीं क्लास में आओगे ना तब बताऊंगा कि इस लाइन को बोलने में इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी आप याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो वो एनर्जी लॉस नहीं करता। चुपचाप एक ही जगह पे लगातार टंग 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 करके घूमता रहता है। अगला, इन्होंने क्या करा, ऑर्बिट का नाम दिया। जैसे तुम्हारे नाम है ना चिंटू, बबली, बंटी, ऐसे ऐसे इन्होंने इनका नाम दिया। इन्होंने क्या बोला, जो हमारा ये पहला वाला शेल है, पहले वाले शेल को बोला के शेल, फर्स्ट शेल। दूसरा वाला शेल ये वाला, इसको बोला एल शेल। जो तीसरा वाला शेल है इसको बोला एन शेल, और ये जो चौथा वाला शेल है इसको बोला एम शेल। तो हमारे पास बेसिकली 4 शेल है। कौन कौन से, के एल एम एन, कलम से याद रखेंगे, ये कलम है, कलम से याद रखेंगे, के एल एम एन। तो हमारे पास के एल एम एन शेल्स बोल दिए। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ध्यान से सुनियो बेटा, ध्यान से। ये जो है n की वैल्यू है 1। क्या है, n की वैल्यू 1। तो कौन सा शेल हुआ, k शेल। मतलब ये जो पहला शेल है ना, इसके लिए n की वैल्यू क्या दे दी, 1। समझा। ये दूसरा शेल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2। ये तीसरा शेल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3। ये चौथा शेल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 4। तो k l m n ऐसे नाम दिया, k l m n। ठीक है बेटा, n की वैल्यू अगर 1 है तो k शेल, n की वैल्यू 2 है तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है। ये कुछ नहीं है, ये बस नंबर है जो हमें ये बताते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या भैया KLMN तक ये, नहीं बेटा आगे भी है, KMLO PQRST ऐसे बहुत सारे शेल है, लेकिन अभी हमें हमारी सारी कहानी 4 शेल पे ही सिमट जाएगी, और 11वीं में इतना ही है। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ी सी कुछ और बातें करी, तो उन्होंने थोड़ा सा हमसे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करी। क्या प्यार मोहब्बत की बातें, उनको समझ लेते हैं। अच्छे आदमी है ना, तो ये क्या करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएंगे, आराम से पढ़ते रहना पूरी 9वीं में। ठीक है, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है टू अदर ऑर्बिट्स। मतलब कि एक बात समझो, मान लो मैं अभी यहाँ ना बहुत शांत बैठा हुआ था, मेरे मम्मी पापा ने क्या करा, मेरे को रोटी खिलाई, पुड़क करके मैं यहाँ आ गया। होगा क्या, मेरी एनर्जी जब बढ़ेगी तो फड़फड़ाऊंगा या तो थड़थड़ाऊंगा, और थड़थड़ाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाऊंगा। ऐसे तुम्हारे साथ भी होता है, जब एनर्जी डाउन होती है, मम्मी सोने तो मेरी एनर्जी बहुत डाउन है, और जब वही तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है तो तुम क्या करते हो, कबड्डी खेलने लग जाते हो, फुटबॉल खेलने लग जाते हो, सामान इधर उधर फेंकने लग जाते हो। तो वो क्या करते हो, तुम जंप कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी ना भी कम है। अब जब इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी खिलाएंगे, लिखा एनर्जी, तो ये पुड़क करके यहाँ आ जाएगा। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या कर रहा है, बड़ी क्लास में छोड़ दे, बस अभी इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकता है जस्ट बाय गेनिंग एनर्जी। जब हम इसको क्या खिलाएंगे, बिजली खिलाएंगे, एनर्जी खिलाएंगे, तो ये जंप करता है। समझा। और दूसरा, अब एक कहावत सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आया, तो ऐसा ही ये बुद्धू ये भी करता है। तो जितनी एनर्जी खा के ये दूसरे शेल में जाता है, तो जब इसको लगता है कि अब घर जाने का वक्त आ गया, तो ये अपनी एनर्जी को वापस छोड़ देता है और लौट के बुद्धू घर को आ जाता है। तो याद रखना, इट लूज एनर्जी इफ इट जंप टू द लोअर एनर्जी लेवल, ऐसा कुछ होता है। समझ में आया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो
बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। हर बार पे भैया सवाल सवाल सवाल, भैया सवाल पे सवाल हो जा रहा है, दिमाग खराब हो गया अब तो मेरा। अब सवाल, एक सवाल और उठता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, टेंशन मत लो यार, नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी खोपड़ी में यही आ रहा होगा, भैया सब तो मिटा देते हो, कहां मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाना, उसको खोलना, उसमें नोट्स मिलेंगे। उससे पहले अपनी खोपड़ी यहां लगा ले। एक बात समझ मेरे भाई, एक बात समझ, ये कौन सा शेल है? के शेल। सवाल ये आना चाहिए कि भैया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये तो बता दो। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, भैया ये तो बता दो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितने घूम रहे हैं, घूम तो रहे हैं, ये तो क्लियर है। एम के अंदर कितने घूम रहे हैं, एन के अंदर कितने घूम रहे हैं, ये क्लियर करेंगे। तो इस बात का जवाब कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, ये किसने दिया? एक अगले साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम था बोहर एंड बरी। नील बोहर और बरी, इन दो साइंटिस्ट ने ये नाम दिया, काम दिया, इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया? बोहर बरी रूल। तो देखो बोहर बरी रूल क्या कहता है। बोहर बरी रूल ये कहता है कि अगर आपको पता लगाना है किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो एक फॉर्मूला ठोक देना। क्या? 2n², ये फॉर्मूला ठोक देना और आपको पता चल जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जल्दी बता, अगर नहीं बताया तो बेटा अब तो मेरी बुद्धि बहुत हैंग हो जाएगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। जल्दी बता, ये सिंबल है के के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये है l के लिए n की वैल्यू 2। ये है m, n की वैल्यू 3। ये है n की वैल्यू 4। कुछ नहीं करना, एक एक करके वहां वैल्यू डालता जा, शेल मिलते जाएंगे। चल बता, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो बोल क्या लिखूंगा? 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 2 1 जा 2, तो ये आ गया 2। तो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? 2। वो समझ में आया। आजा दूसरा देख ले, नहीं बैठा दिमाग में तो। 2n², जल्दी बोल मेरे भाई, n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां लिख 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 2 जा 8। अरे बाप रे, एक बात समझ में आ गई, मतलब कि क्या पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? हाँ जी, तो पहले वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगले वाले में कितने घूमते हैं? अगले वाले में 8 घूमते हैं। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 घूमते हैं। बैठा दिमाग में, बैठा दिमाग में। अब आगे चल, एक और चेक कर ले। भैया मेरे को ना तसल्ली नहीं, मजा सा आ गया, एक और करा दो। देखो, तो 2n², फॉर्मूला लगा, n की वैल्यू बोल कितनी है? तो 2, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18। समझा? तो l शेल में, m शेल में कितने घूमते हैं? 18। ऐसे ही n शेल में कितने घूमते हैं? 32। आई बात समझ में, है ना आसान? तो की एलिमेंट में 2 8 18 32 इतने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ये है मैक्सिमम एकोमोडेशन, ये है मैक्सिमम एकोमोडेशन। मतलब n में 32 आ सकते हैं, ठीक है। l में कितने आ सकते हैं? के एल है ना, तो इसमें 8 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? m में आएंगे 8। के एल, ए यार भाई क्या हो रहा है, जल्दी बता भाई, तू ही बता दे। के अंदर कितने आएंगे? 2। अगर के एल में आएंगे 8, फिर आएंगे m में 18, फिर आएंगे 32। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की हम एकोमोडेशन करते हैं। अब ये क्या बताना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। एक बात बता, इस डिजिटल बोर्ड में मैं यहां खड़ा हो गया, एक आदमी यहां, 2 3 और 2 तो और धर मान ले, 2 4 और 5, हम कितने जने आ सकते हैं? 5। अगर तुम मेरे से ये बोलो कि भैया 5 आदमी यहां खड़े कर लो और उसके बाद पढ़ाना चालू कर दो, तो क्या होगा? मैं जैसे हल्का सा मुड़ूंगा, मैं बोलो साइड हो जा, साइड हो जा। फिर वो बोलेगा भाई मैं कहां साइड हो जाऊं, जगह ही नहीं है इधर। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मैक्सिमम 5 आदमी की जगह है, लेकिन कंफर्टेबली मैं यहां पे सिर्फ अकेला ही पढ़ा सकता हूं। तो यही एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम ये थी, जगह तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें कंफर्टेबली कितने आ सकते हैं। तो ये याद रखना कि कंफर्टेबली कितने आएंगे वो मैं लिख दे रहा हूं, ताकि भूलो ना। KLMN, जल्दी बोल मेरे प्यारे खचरे, मेरे प्यारे बच्चे, कि के में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2 8 18
32। लेकिन कंफर्टेबली कितने घूमेंगे? अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो सच्ची बता रहा हूं, जो गिफ्ट मांगोगे वो गिफ्ट मिलेगा। अच्छा बता, के में कंफर्टेबली कितने घूम सकते हैं? 2। रट ले इसको। एल में कितने घूम सकते हैं? 8। इसमें भी 8 ही घूम सकते हैं। बेशक जगह 18 की है, 18 घुस ही नहीं सकते, रिपल्शन लग जाता है। और इसमें कितने आएंगे? 18। और आज से आपको ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है कि के एलिमेंट में कितने? के एलिमेंट 2 8 8 18, 2 8 8 18। कोई पूछे मैक्सिमम कितने? 2 8 18 32, 2 8 18 32। और कोई आपसे पूछे कि हम स्टेबिलिटी कितने बिठा सकते हैं? 2 8 18 ये हम बिठा सकते हैं। बैठ गया दिमाग में। ये बहुत परेशान करेगा स्कूल में, इसलिए इतने मंदे तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्यारे तरीके से। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये यहां लिखी भी हुई है कि बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा प्लीज मत घुसाइयो, क्योंकि उनमें आपस में मारापीटी हो जाती है, आपस में वो एक दूसरे को टक्कर मारने लगता है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है? अब मन में ये नहीं आना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हुआ। भाई हर सवाल मत पूछा करो यार, तुम बहुत बेकार आदमी हो यार, ठीक है? ये ऐसा क्यों हुआ बता देता हूँ यार, अब तुम पूछ रहे हो यार, तुम्हारा भैया है, मतलब इस्तेमाल करो भाई कितना है ना भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो यार, दिमाग खराब हो गया है। देख यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने आ गए? 8। देख इसमें बनाए नहीं 8, मैं बना देता हूँ। 3 4 5 6 7 8। बोल समझ में आया? हर किसी पे चार्ज कैसा है? हर किसी पे चार्ज कैसा है? माइनस। अब एक बात बता, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। बचपन में पढ़ा है ना, माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो धक्का मारेंगे, नहीं मारेंगे? अब 8 जो थे प्यार से घुसे हुए थे, 9 10, मैंने एक और घुसाया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बता रिपल्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका ना दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता। तो अब देखो एटम हमारा दिखता कैसा होगा। कुछ ऐसा खूबसूरत हमारा एटम है जो अभी भी मेरे शरीर के अंदर है। यार सोचने वाली बात है यार कि मतलब एक चीज जो मेरे शरीर के अंदर लगातार घूम रही है, मुझे महसूस नहीं हो रही है, और मेरा पूरा शरीर उससे बना हुआ है। असंभव भाई, क्या भगवान की जय हो भाई, कसम से बता रहा हूं भाई, बहुत ही तगड़ी चीज है वो, जो भी जिन्होंने हमारा शरीर बनाया। सही बता रहा हूं बेटा, इमेजिन करा करो, फील लिया करो। तो देखो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, बैठ रहा है दिमाग में। यहां सेंटर में क्या है जल्दी बता? सेंटर में है तुम्हारा प्रोटॉन, और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बाहर है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं या तो शेल्स या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट के नाम बता? KLMN। समझ में आ गया? KLMN, ठीक है? अब आगे चलते हैं। What compromise contribute to the mass of an atom? बेटा ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मास ऑफ एन एटम किस में कंट्रीब्यूशन करता है और कौन कंट्रीब्यूट करता है मास ऑफ एन एटम में। एक बात बता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका एग्जांपल। यार मुझे इसका वजन निकालना है, ये साला अलग भाग जाता है, ये अलग भाग जाता है, तो मैं इनको क्या गिनूंगा? मतलब मैं एक तराजू पे खड़ा हुआ था, ठीक है, मेरा याद कह रहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, भाग गया। मैं कह रहा हूं मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, भाग गया। तो मेरे जो नीचे जो रेहड़ी सी लगी हुई है जिसमें वजन आ रहा है, उस वजन में किसका वजन आएगा? मेरे हाथों का आएगा क्या? सिर्फ किसका आएगा? मेरा आएगा। तो एक्चुअली यहां पर जो सेंटर में ये जो एटम है, ये जो पूरा एटम न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन करता है। ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, आत्माओं की तरह भटकते रहते हैं। तो याद रखना कि रदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो कंसंट्रेटेड है पूरा मास वो न्यूक्लियस में है, क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको इग्नोर हम लोग कर देते हैं। ज्यादा नहीं बचा बेटा, छोटा सा बचा है, ठीक है? अब करते हैं एक और आदमी की बात, और तुम्हारी हालत ऐसी होनी शुरू हो गई होगी, और उसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? तो देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी है? मैं जान रहा हूं भाई, होता है भाई, स्वाभाविक है कि कभी कुछ घुसा रहे हो भैया, कभी कुछ कर रहे हो। देखो स्टेप बाई समझते जाओ, सारी चीजें मक्खन क्लियर होने लगेगी। टेंशन मतलब, लोड मतलब, मजा आएगा, है ना? अभी तक भी आ रहा होगा और आगे भी मजा आएगा, ठीक है? हम यहाँ मजे ही दिलाने तो आए हैं तुम लोगों को। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो बेटा तुम लोग, ठीक है? तो देखो ये जो न्यूट्रॉन है, ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, जेम्स चैडविक। चड्डी विच नहीं है बेटा, जेम्स चैडविक। तो याद रखना, चड्डी विच नहीं है, क्या नाम है इनका? जेम्स चैडविक। तो ये जेम्स चैडविक है, कैसे कैसे तो नाम रख देते हैं। अब सोचो मेरी मम्मी मेरे को जैसे बुलाती, जैसे मेरा नाम दीपक है, जेम्स चैडविक तुम इधर आइए, तो कितना ऑकवर्ड फीलिंग देता है। हे रदरफोर्ड ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, इधर आइए, कितना गंदा सा फील करता है यार। अच्छा है मेरा नाम दीपक रख दिया, एक सिंपल स्वीट नेम है ना, जैसे तुम्हारे चिंटू इधर आ, है ना? अच्छा तुम्हारा नाम ऐसा नहीं रखा, जेम्स चैडविक। आधे तो तुम्हें चड्डी विच बुलाते हो, चड्डी विच इधर आ।
तो याद रखना, ठीक है। तो अच्छा है, ये नहीं रखा तो बलराम जेम्स चैडविक, तो ठीक है, बढ़िया यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे भारत में बहुत सुंदर सुंदर नाम रखे जाते हैं, यही पता नहीं क्या क्या रखते थे, इनका भगवान ही भरोसे रखे। तो देखो ये ब्रिटिश के फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एक पार्टिकल की डिस्कवरी करी, न्यूट्रॉन की। कब करी थी? 1932 में, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? ही प्रूव दैट एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जिसका नाम दिया था न्यूट्रॉन। तो आओ मैं सीधे इनकी कहानी बताता हूं, फालतू बकवास मत करो। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि ये हो गया तेरे पास भाई एटम, ये सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ना अब दो चीजें हैं, ये वाला तो है, ये है प्रोटॉन, क्या है? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन। और इसके अलावा जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था पर वो मुझे दिखा, जेम्स चैडविक को दिखा, इन्होंने बोला एक और चीज थी जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, और सेंटर में चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था कौन? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। समझ में आया? तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे सिर्फ एक चार्ज है, 0। बट एक चीज याद रखना, जब इस एटम का हम वजन करेंगे, जब हम इसका मास निकालेंगे, वजन निकालेंगे, तो उसमें प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। दोनों मिलकर उसका वजन डिसाइड करेंगे। एटम की स्टेबिलिटी में भी इसका कोई रोल नहीं है, बट उसका वजन, एटम का वजन जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अब न्यूट्रॉन भी करेगा। इससे पहले प्रोटॉन समझ रहे थे ना? एक मिनट तेरी, अरे कैमरे पे कुछ बैठा हुआ है, 2 मिनट देना मेरे को, 2 मिनट हट भाई। हाँ अब सही है, अच्छा है, नहीं तो तुम्हें ना स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता, फिर तुम बोलते कि भैया ये क्या चीज़ आ गई। आई एम सॉरी भैया, ये छोटी मोटी चीज़ों को, हमारी गलतियों को माफ़ करा करें, ठीक है। बाकी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। भैया इसको यहाँ से वहाँ से उड़ाया था, ये यहाँ आ गई। बेटा अगर इस बार हाथ आ गई ना तो इसकी ऐसी चटनी बनाऊंगा ना, जीवन भर याद रखेगी ये। हाँ पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रही है हमको। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जल्दी बताओ, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? 0। और मास में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। तो अगर एटम का वजन निकालना है, मास निकालना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। तो यही बात इन्होंने बोल दी कि भैया न्यूट्रॉन के लिए सिंबल यूज करेंगे एन, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा देंगे। और इसका मास कितना है? 1.67 × 10⁻27 kg। तो बेटा ये याद रखिएगा, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। आगे चले तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चा, अब तेरी नजर के सामने, आंखों के सामने तेरा प्यारा, इतनी मेहनत जो तूने 1 घंटे से करी है वो सारा देख। ये रहा प्रोटॉन सेंटर में, देख दिख रहा है, ये बाहर देख, ये देख बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर, की एलिमेंट शेल्स के अंदर, और न्यूट्रॉन ये छुप के बैठा है। और ये है हमारा दुनिया का सबसे प्यारा खूबसूरत स्ट्रक्चर जिसका नाम था एटम। और यही था जर्नी इनसाइड द एटम। एटम के अंदर घुस चुके हैं आज हम, और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा इतनी देर से हम ये सब पढ़ रहे हैं। शुरू किया था घर से, ईंटों से, और आज एटम के अंदर तक आ गए। बेटा समझ में आया या नहीं आया? सच्ची सच्ची बताना, है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर? बहुत बढ़िया। स्कूलों में ऐसा पढ़ाएंगे कि शरीर और आत्मा दोनों साथ छोड़ देगी। बेटा सच्ची बता रहा हूं, इतने प्यारे तरीके से तुम लोगों को समझाने मैंने। जब स्कूल में पढ़ोगे ना तब देखना, जैसे ये तुम्हारा शरीर है, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि तुम्हारे बगल वाले डेस्क में, अरे दीपक तू यहाँ कैसे बैठा है? ये क्या हुआ? ये लगता है मेरे को मेरी आत्मा है। तो ऐसा कुछ होगा, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे साथ छोड़ देगी। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बचा, अब बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, उसको खत्म कर लो और फिर अपना रेस्ट कर लो, क्योंकि आज संडे भी है, ठीक है। तो इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है थोड़ा सा जान लो। BARC क्या है? न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एक रिसर्च सेंटर है। ऐसे रिसर्च सेंटर होते हैं और इनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहां पे हम लोग एटम्स का कोलिजन कराते हैं, एटम्स लेते हैं और उनको तोड़ देते हैं। जैसे मैंने गाड़ी ली, उसका जबरदस्ती एक्सीडेंट कर दिया, खंड खंड बिखर गया, ऐसे ही एटम को तोड़ा जाता है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को तोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, और उससे हम लोग क्या बना रहे हैं? सुपर कंडक्टर्स, बैटरी इलेक्ट्रोड, ड्रग मॉलिक्यूल, जो बेटर मेडिसिन बनाने में ये सारी चीजें हमारी यूज करी जाती हैं, ठीक है बेटा। तो बस आप लोग ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, अभी इतना डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी के खोपचे में दिया होता, तो मैंने वो खोपचे वाली चीज पढ़ा दी। आइए अब करते हैं सिंबल और एलिमेंट। देखो ये है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक पहले एक अलग चैप्टर में था,
अब उन्होंने ये इस चैप्टर में घुसा मारा। अब क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा, 2 मिनट का है, आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या थे। आज से कुछ सालों पहले जब हमने जमीन के अंदर खींच खींच के खुदाई करना चालू करा तो उस खुदाई में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले। तो आज से कुछ साल पहले हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट्स थे। तो उन 63 एलिमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हमने और खुदाई करी तो आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब भाई हर एलिमेंट, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ओए ओए इधर आ, वो वाला एलिमेंट लेकर आना जो तूने उस दिन खोजा था। कौन सा भैया वो वाला? हाँ वही वाला। कौन सा भैया, जो सोमवार को खोजा था या जो रविवार को खोजा था? नहीं, रविवार को जो शाम को खोजा था। भैया रविवार को तो मैंने सुबह भी खोजा था, रविवार को तो मैंने दोपहर में भी खोजा था। नहीं, रविवार को जो दोपहर में खोजा था, रात को अबे दोपहर के 2 बजे वो वाला एलिमेंट लेकर आओ। देख कितनी परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इससे बेटर है इनका नामकरण कर दिया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इनके लिए सिंबल्स बनाए और वो सिंबल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और बेटा ये सिंबल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जॉन डेल्टन ने 1803 में। और फिर उनके लिए आगे चल के इनके कुछ नाम रखे गए जो किसने करा था? जॉन जैकब बर्जीलियस ने रखा था। नहीं है काम का, मेरी ड्यूटी है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देख हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट होता है, उसके लिए ऐसे गोलाकार और डॉट लगा देते हैं। ये है कार्बन। जैसे कार्बन क्या होता है, कोयला, देखा कोयला वो कार्बन है, ऐसे गोला और ऐसे खच ऐसे भर दो। ये है ऑक्सीजन, ये है हमारा फास्फोरस। मर्सिडीज का साइन फास्फोरस नाम के सिंबल का है, ठीक है। तो याद रखना। मरकरी तो आपने देखा होगा। लोहा देखा है, लोहे को बोलते हैं आयरन। तो आयरन के लिए ऐसे गोलाकार सिंबल बनाया गया और ऐसे बोला। तो जैसे मान लो मेरे सामने ना एक बच्चा है या कोई एक आदमी है जो अभी ना मतलब बोल नहीं पा रहा है, उसको मैंने क्या करा, ऐसे मैंने एक पोस्टर बनाया, ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे गोलाकार बना के आई बना खड़ा हो गया। मैंने कहा मुझको ये चाहिए, तो कह रहा है ओके। तो उसको इन सिंबल्स के थ्रू समझ में आ जाती थी चीजें, इसलिए हमने सिंबल्स बनाए। पर यार 118 एलिमेंट से सिंबल बनाना कोई मजाक बात नहीं है। इसलिए कुछ हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैकब जॉन बर्जीलियस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उनके लिए हमारे लिए कुछ सिंबल्स बना दिए। तो उन्होंने सिंबल्स में क्या बोला, उन्होंने सिंबल में बोला कि भैया जब भी कोई आप एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर है और जो फर्स्ट 2 लेटर है वो एलिमेंट का नेम रखेंगे। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेना है, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेना है। जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का नाम रखना है, किसका नाम रखना है? हाइड्रोजन का। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो उठा लो H, इसका नाम हो गया। जैसे मुझे एल्यूमिनियम का नाम रखना है, एल्यूमिनियम एक एंटल होता है। मोमोज खाते हो, मोमोज का जो बर्तन है ना वो एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो इसका नाम रखना है। तो शुरुआत का A उठा लो कैपिटल और बाद का L उठा लो स्मॉल, नाम हो गया। देखो एल्यूमिनियम कोबाल्ट ऐसे नाम रखे गए। बट कभी कभी ना इसमें प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका जो पहले 2 लेटर थे वो उसका नामकरण नहीं कर रहे थे, जैसे क्लोरीन और जिंक। तो ऐसे याद रखना, जैसे क्लोरीन CHLORIN, इसको चलोरीन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं चलोरीन बोलो, ये क्लोरीन है, कहीं चलोरीन करते रहो। तो यहां से C उठा लिया, अब बोलो H उठाओ, H नहीं उठाना, अब यहां से क्या उठाना है? L उठाना है। तो ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, हरा पीला मिला के नीला निकाल देते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, सम सिंबल कम फ्रॉम लैटिन एंड जर्मन। एक और हरा पीला नीला आया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आयरन है, आयरन के नाम में होना क्या चाहिए था, रूल बढ़ाया कि आई लेना है आर लेना है, तो IR होना चाहिए था। कहा नहीं, मैं IR नहीं लेगा, मेरे को IR पसंद नहीं है, मैं लेगा FE। क्या लेगा? FE। तो इन्होंने FE ले लिया और ये कहां से लिया था? फेरम से लिया था। तो ऐसे ये चिरागबंदी करते रहते हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी का नाम रख दिया HG, ये लिया था हाइड्रोकोरस से, ठीक है। टंगस्टन W वोल्फ्राम से लिया था। तो ऐसे इन्होंने नामकरण करे हैं, क्या करें, मजबूरी है, याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। चलो सारे याद नहीं करने, घबराओ मत, 20 तक ही याद करने हैं, ठीक है। 118 याद में तुम्हें कराऊंगा भी नहीं, पता चला सही में मैंने भी पढ़ा है, तुम्हारा आत्मा और शरीर दोनों ने साथ छोड़ दिया, मिलन रहा ही नहीं तुम्हारी आत्मा शरीर का। आ जाओ अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। पानी पी लेंगे हम थोड़ा सा, तुमको पीना है तो बताइए। अगर ये कैमरा दोबारा हीट हुआ तो हम ही का फोड़ देगा। ये सारा दोबारा हीट हो गया लगता है हमको। पीजिएगा पानी, चलो आगे चलें। देखो तो अब क्या है, एटॉमिक नंबर चला लेंगे थोड़ा सा, तो जहां बंद होगा वहां पे देखेंगे, वहां पे एक कट लगा देंगे, वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, जब तक चल रहा है हमको चलाएंगे, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे स्कूल में तुम्हारे रोल नंबर होते हैं, मान लो मैंने तुम्हारे 118 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए, अब इनमें इनका नंबर तो रखना पड़ेगा ना।
इनका रोल नंबर तो रखना पड़ेगा। तो 118 में भाई रोल नंबर 1 किसको दे, रोल नंबर 2 किसको दे, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोल नंबर है, सिर्फ एक रोल नंबर है। तो ऐसे याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर देखो, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल Z। किससे लिखते हैं, Z। और Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, किसी का रोल नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा या फिर उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बराबर होगा। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। लेट सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक ही प्रोटॉन है। तो मुझे हाइड्रोजन का रोल नंबर रखना है, तो हाइड्रोजन का रोल नंबर कैसे लगेंगे, Z बराबर या तो प्रोटॉन देख लो या तो इलेक्ट्रॉन देख लो। तो भैया बोल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। बता प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो बता इसका रोल नंबर कितना होगा, 1। समझ गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। सच्ची बता, आसान है कि नहीं है, सच्ची बता, आसान है कि नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन याद करने, नहीं याद करने, घबराने की नीड नहीं है। तो ऐसी चीजें याद करनी है, ठीक है। अब जैसे देखो ये 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपकी किताब में 118 एलिमेंट्स नहीं है। कांग्रेचुलेशंस, बच गए आप लोग, है ना, कितने खुश हो रहे हो बेटा। 11वीं में आओ, फिर बताता हूँ 118 एलिमेंट्स कैसे याद नहीं होंगे तुम्हें। जब लगाऊंगा ना मैं चवान धबाधब तब याद होंगे। तो देखो रोल नंबर 1 पे हाइड्रोजन, रोल नंबर 2 पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। दो मैं लिखेगा पोटेशियम और लास्ट लिखेगा मैं कैल्शियम। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसका रोल नंबर है 20। तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे रोल नंबर के हिसाब से डिसाइड कर दिए गए। देखो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसके नीचे छुप गया है, तुमको दिख नहीं रहा, 19 20। ठीक है बेटा, जितना रोल नंबर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। देख रोल नंबर 1 उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, रोल नंबर 2 उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, रोल नंबर 3 उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम टू सेम, चेंज नहीं होगा। तो मेरे बेटा प्यारे बच्चा ये चीज याद रखियो, ये चेंज नहीं होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब सिंबल देख ले, हाइड्रोजन के लिए H, इसके लिए देख HE, दो शुरू का उठा लिया Li, इसका शुरू का उठा लिया BE, इसके लिए B, इसके लिए C, इसके लिए N, इसके लिए O, देख शुरुआत को उठा F, नियोन का देख Ne उठाया यहाँ से Ne, सोडियम का देख Na, थोड़ा चेंज हो गया। तो ये सिंबल्स भी आपको याद करने हैं। क्या आपको भाई इतना जितना मैंने रेड कर रखा है, क्या ये टेबल समझ में आया? मेरे प्रभु समझ लियो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं बचा, 5-6 स्लाइड बची हैं, चैप्टर खत्म हो गया पूरे डिटेल में। पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं पढ़ाया होगा इतना डिटेल में बेटा, मजा आ गया होगा, सच्ची बता रहा हूँ। अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ा होगा तो देख, चल आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमें वैलेंसी। क्या निकालना है? वैलेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें देंगे ही देंगे, और इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो देखो मेरे कैमरा ना कभी भी बंद हो सकता है, तो ध्यान देंगे, जहां बंद हो जाएगा वहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो वैलेंसी क्या होती है, आओ शुरू करते हैं। वैलेंसी शुरू करता हूं, ठीक है। देखो वैलेंसी को सिंपल ऐसे समझना है, मजा आएगा, टेंशन मत लो। वैलेंसी सिंपल ऐसे समझेंगे कि होता क्या है। देखो सबसे पहले मेरे पास है एलिमेंट हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। जल्दी बता, अगर हाइड्रोजन का रोल नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1। अब हमें करनी है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। घबराओ मत बेटा, सब समझ में आएगा। मैं जानता हूं बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है, थोड़ी सी हेडेक होगी, बट बहुत आसान है, बहुत आसान। पेशेंसली सुनना। चलो यहां लिखो KLMN। बोल लिखा नहीं लिखा? अच्छा बता बेटा, K के अंदर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आ सकते नहीं है, आते हैं। इसके अंदर आते हैं 2 8 8 18। बोल समझ में आ गया? अब क्या करना है?
जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उनको इनमें फिल करना है। आजा फिल कर। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो यहां लिख दिया 1। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सच्ची बता लो, खत्म हो गया। अब याद ये रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही यहां पे फिल करने हैं, और रूल ये कहता है जब तक ये पूरा ना भर जाए तो आप आगे जा नहीं सकते। आप आगे जा नहीं सकते। तो मैं लिख दूं क्या कहीं खोपचे में? क्या रूल कहता है? जब तक पूरा ना भर जाए, पूरा ना भर जाए, आगे मत जाइयो। ना भर जाए, ये तो गाना बन गया। अरे आगे मत जाइयो, तो ये याद रखियो, ठीक है? आगे मत जाइयो। तो ये रूल कहता है जब तक पूरा ना भर जाए आगे तू मत जाइयो। समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ भैया, एक क्वेश्चन और करो। एक नहीं बेटा, बहुत सारे कराऊंगा। चल शुरू कर, बता। जैसे अभी देख बेटा, देख मेरे को तो याद है, तो मैं तो लोड लूंगा नहीं, पर तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं अगला लूंगा हीलियम, फिर लूंगा लिथियम, रोल नंबर ऐसे, ठीक है? तो इतना लोड मत लेना, क्योंकि मुझे तो याद है, तो मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं फटाफट। देख हीलियम का सिंबल है He, इसको हीलियम बोलते हैं। हीली लिली नहीं बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, ठीक है? हीली लिली बोले। इसका जो रोल नंबर है वो है 2। जल्दी बोल, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। जल्दी बोल, प्रोटॉन कितने होंगे? 2। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे को? मेरे प्यारे बच्चे को भैया टेबल बनाना है। KLMN में KLMN बनेगा, और उसके ऊपर आपने बताया भैया मैं लिखेगा यहाँ 2 8 8 18। बोल, समझ में आया? जल्दी बोल, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। तो मैंने लिख दिया 2। भर गया प्रभु, भर गया, इससे ज्यादा नहीं है। आया समझ में? अब मैं अगला एग्जांपल यही समझाऊंगा। रोल नंबर 3 वाला जो एटम है वो है लिथियम, इसका है 3। बोल इलेक्ट्रॉन। अगर अब तुझे ये बोला ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा, तो घुस जाऊंगा कैमरा में। इलेक्ट्रॉन बोल कितने हैं? 3। जल्दी बोल, प्रोटॉन कितने हैं? 3। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब बता क्या करेंगे? हम लिखेंगे भैया KLMN। हाँ भैया, अब समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है। 2 8 8 18। अच्छा भैया, अब मुझे पता चल गया क्या करना है। भैया मैं बताऊंगा, आप मत बताना। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 भरने हैं। तो देखो भैया, यहां तो आपने बताया 2 है, 2 से ज्यादा डाल नहीं सकता, 3 कैसे डालूं? तो 2 यहां लिख। कितना बचा? 1। तो 1 यहां लिख। बोल भाई, समझ में आ गया? सच्ची बता रहा हूं भाई, थक गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। है ना बढ़िया मजेदार चीज? कैसे करना है? अपने पास ले लो ना बोतल, सारी चीजें मैं ही ला के दूंगा। क्या पानी भी तुमको मैं ही ला के दूं? करेगा ही क्या? चल आगे देख भाई। नेक्स्ट है बेरिलियम, रोल नंबर 4। इलेक्ट्रॉन बोल कितने हो गए? 4। प्रोटॉन बोल कितने हो गए? 4। जल्दी बता, क्या लिखूंगा? KLMN। अब मैं कलर फलर यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता। K के अंदर कितने आते हैं? 2 8 8 18। कितने भरने हैं? 4। बोल, क्या भरूंगा? 2 और 2 यहां आ गए। समझा कैसे करना है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बता क्या रहा है उसको भी मैं तेरे को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देख बेटा, मान ले ये मेरे पास हीलियम का एटम है। ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, और ये चौथा वाला N शेल। बता, K में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? K में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 2। तो हीलियम के अंदर यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस हमें ये बताएगी कि कहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं। समझा? एक और करा दो थोड़ा तगड़ा सा। चल एक और करा देता हूं, ताकि तुम्हें वो भी चीज हमारी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ऑक्सीजन 8, इसका 8 है रोल नंबर, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 8। बोल, क्या लिखूंगा? KLMN। जल्दी बोल बेटा, K के अंदर कितने आते हैं मैक्सिमम? 2 8 8 18। कितने भरने हैं? 8 भरने हैं। बोल बेटा, कैसे भरे जाएंगे? भैया आपने बताया 2 तो यहां भर दे। भैया 6 और 2 होता है 8, बच गया 6। अब 6 कहां लिखूं भैया? इसमें तो आ नहीं सकते, तो 6 यहां लिख दे। समझ गया? जब तक इसमें 8 ना हो जाए आगे मत चला जियो। चल एक रोल नंबर और ले ले। Na, रोल नंबर 11। इलेक्ट्रॉन बोल कितने हो गए? 11। प्रोटॉन बोल कितने हो गए? 11। बोल, क्या लिखूंगा? KLMN। जल्दी बोल, K के अंदर 2 8 8 18। कितने भरने हैं? जल्दी बोल कितने भरने हैं? 11। तो 2 तो यहां आ गए, 8 इसमें आ गए, 8 और 2 10। बच गया 1 बच गया, नहीं बच गया? अब वो क्या इसी में लिख दूं? नहीं, कहां जाएगा? क्योंकि तो पूरा भर गया। कहां जाएगा? इसमें जाएगा। समझा?
समझा, लिखना आया? क्या लिखना आया तेरे को? मेरे भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो देख बेटा, मैं इतनी देर से क्या बकवास पढ़ा रहा था तुम लोगों को। देख, एक तो के के अंदर आ गया, एक लाल कलर ले लेता हूं, एक तो वैसी गुलाबी है, दिखेगा नहीं। तो देख यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो के में एक इलेक्ट्रॉन। यहां दो है तो देख यहां दो, यहां तीन है तो दो के में आया और एक इसमें आया। यहां चार है तो देख दो यहां, दो यहां, पांच है तो दो यहां, तीन यहां, छह है तो दो यहां, चार यहां, सात है तो दो यहां, पांच यहां। मेरे प्यारे बेटा, इसको पूरा बनाना, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना बेटा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये क्लियर हो गया? अब बस ये लाइन बची है, उसको क्लियर करूंगा। क्या ये समझ में आया? आप मुझे पूरा 20 तक बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भैया मैंने पूरा बनाया। बेटा देख, बहुत मेहनत लग रही है यार, बहुत सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं। और तेरी मेहनत भी तभी सफल होगी और मेरी मेहनत भी तब सफल होगी जब तुम ये ईमानदारी से करोगे। कर लो ना यार, छोटी सी चीज तो है, ठीक है। अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है, अब हम शुरू करते हैं। क्या हो गया? वैलेंसी। हाँ, अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? वैलेंसी। अब वैलेंसी पे आते हैं और फिर इसको खत्म कर देंगे। देखो बेटा, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया? अब देखो वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? देखो, वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी पे भी प्लस चार्ज और किसी पे भी माइनस। हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में तो लिखते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्या बोला मैंने और कौन सी भाषा का प्रयोग कर दिया तो वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। याद रखना, देने वाला होता है प्लस, देने वाला क्या होता है? प्लस, और लेने वाला होता है माइनस। अगर ये तुम्हें याद हो गया तो बेटा काम हो गया, अदरवाइज काम नहीं होगा। देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, लेने वाले माइनस। मैंने दिया तो प्लस, मैंने लिया तो माइनस, ठीक है। शुरू करते हैं। दूसरा, इस धरती का हर आदमी ये चाहता है कि या तो भाई वो पूरा अमीर हो जाए या पूरा गरीब हो जाए। बीच की स्टेज ना बहुत बेकार होती है, जैसे हमारे साथ हुआ था। हमने प्लान करी स्कॉर्पियो, समझना, प्लान करी स्कॉर्पियो, देख कर आए कर्व और लेकर आ गए ऑल्टो। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हमारे साथ हुआ था। देखी तो हमने, पसंद आई स्कॉर्पियो, देखने गए कर्व और लेकर आए ऑल्टो। समझ रहा है कितना धोखा हुआ था हमारे साथ। तो बीच में नहीं रहना, या तो इतने अमीर हो जाओ कि सीधा जो पसंद आया वो ले लो, या इतने गरीब हो जाओ मैं तो साइकिल पे बैठूंगा, ऑल्टो पल्टो में मैं जिंदगी ना काटने वाला, ठीक है। तो ये चीज है। तो हमको क्या करना है? या तो पूरा क्या होना है? अमीर होना है, या पूरा क्या होना है? गरीब होना है। पूरा क्या होना है? गरीब। मैं गरीब होना नहीं पढ़ा ना कि गरीब हो जाओ, गधो, ये काम मत करना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इस लाइन को रियल लाइफ में एप्लीकेबल मत करना, तुमको ये पहला वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तुम होशियार बच्चा है, चलो देखो कैसे करना है ये काम। तुम बहुत सिंसियर बच्चा है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन, बता एटॉमिक नंबर, रोल नंबर 1, बोल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, जल्दी बता। प्रोटॉन कितने हैं? 1, जल्दी बोल। के एल एम एन, बोल के में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? के में कितने आते हैं? 2, 8, 8, 18। भरने कितने हैं? भरने कितने हैं? 1, तो यहां भर दिया 1। बोल समझ में आया? 1। अब एक बात बता, के अंदर भरा गया 1, के को चाहिए कितने? 2। ई ससुरे को 2 चाहिए, इसके पास 1 है। तो अब ये सोच रहा है कि यार कहीं से मुझको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं 2 हो जाऊंगा। कितने लिए? 1 लिया तो लेने पे साइन माइनस, कितना लिया? 1। कह रहा है भाई अगर नहीं मिल रहा है ना तो मैं छोड़ रहा हूं, तो इसने बोला मैं छोड़ रहा हूं, तो छोड़ने पे साइन क्या आएगा? प्लस। ये क्या 0 हो जाएगा? तो वो वही तो चाहता है, या तो पूरा 2 हो जाए या पूरा 0 हो जाए। तो 0 होने पे साइन आएगा प्लस, +1। तो हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी निकल कर आई, +1 और -1। टेंशन मत ले, एक और कराता हूं ताकि दिमाग में बेटर तरीके से चीजें समझ में आए। मैं जानता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। मान ले ये हीलियम है, हीली, तो हीली में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यहाँ बोल प्रोटॉन कितने हैं? 2। बोल के एल एम एन। चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, बस थोड़ा सा बचा है। के11 में 2, 8, 8, 18 इतने ही आते हैं। अगला बता मेरे को कितने भरने हैं? 2 भर दिए। खुद दिमाग लगा, ये साला पहले से ही अमीर है, ये साला पहले से ही अमीर है, ना तो छोड़ेगा ना लेगा। क्यों छोड़ेगा? कहेगा हमारे पास तो पहले से भतेरा माल है। तो हीलियम की वैलेंसी हो गई 0, हीलियम की वैलेंसी हो गई 0। चल एक और देख मेरे भाई ताकि तेरे को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। मान ले लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बोल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। बोल प्रोटॉन कितने हैं? 3। के एल एम एन,
जल्दी बता मेरे प्यारे बेटा, जल्दी बता मेरे प्यारे बेटा कि यहाँ कितना आएगा 2 8 8 18। कितने भरने हैं, कितने भरने हैं, कितने भरने हैं, अपने को भरने हैं 3, तो 2 और 1। भैया इसको 8 करने हैं अमीर होने के लिए, तो कितने लेने पड़ेंगे, 7 लेने पड़ेंगे, और लेने पे साइन माइनस। भैया ये ना कह रहा है मैं गरीब होके देख लेता हूं, तो कितने छोड़ने पड़ेंगे, 1 छोड़ना पड़ेगा, तो साइन आया +1। जल्दी बता 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 छोड़ना आसान है? 1 छोड़ना आसान है, इसीलिए लिथियम की वैलेंसी आई +1। आया समझ में? नहीं भैया एक और कराइए ताकि मजा सा आ जाए जीवन में, ताकि मैं अपने मैडमों के सामने हवा बना सकूं। आजा देख ले चल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन हो गए 8, प्रोटॉन हो गए 8। बोल समझा? बोल लिख, कलम लिख, कलम लिख, KLMN। जल्दी बोल, के अंदर कितने, 2 8 8 18। कितने भरने हैं, 8। बोल बेटा कैसे भरूंगा मैं, 2 तो यहां भर दिए। ये कौन सा कलर आ गया ससुरा, ई का लिया था हमने 6। बोल यहां भर दिए। बोल समझ में आया? अब दिमाग लगा, दिमाग लगा। 8 करने के लिए कितने खींचेगा, 2 खींचेगा, और खींचने पे साइन -2। कह रहा मैं 0 करके देखता हूं, तो 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा, 6, तभी तो 0 होगा ना। अबे सारे निकालेगा तभी तो 0 होगा, 6। तो बोल 2 लेना आसान है या 6 छोड़ना आसान है? छोड़ना ना, तो ऑक्सीजन लेना 6 ज्यादा हो गया ना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आई -2। समझ में आ गया वैलेंसी क्या है? ठीक है, एक और करा दूं, एक और करा दो भैया, क्यों कंजूसी कर रहे हो, कर ले मेरे भाई। चल एक बढ़िया सा कराता हूं। एल्यूमिनियम का रोल नंबर 13, इलेक्ट्रॉन हो गए 13, प्रोटॉन बोल कितने हो गए 13। बोल क्या लिखूं, KLMN। जल्दी बोल, अब जल्दी बोल, बोल 2 8 8 18। 13 भरने हैं, 2 8 3, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ठीक है, अब बोल 8 करने के लिए कितने खींचेगा भैया, 5 खींचेगा, साइन लगा दो माइनस का। भैया 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा, प्लस का। जल्दी बता 5 लेना आसान है या 3 छोड़ना? जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो भैया 3 छोड़ना आसान है, तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी आ गई +3। ये एल्यूमिनियम का है चार्ज, तो वैलेंसी कुछ नहीं है बेटा, वैलेंसी इज सिंपल चार्ज। तो आप पूरे 20 के 20 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से लेकर शुरू करेंगे कैल्शियम तक, उनकी वैलेंसी और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। समझ नहीं आया तो मैं ये टॉपिक दोबारा डालूंगा, पेपर में आएगा। ठीक है, चल अब खत्म होने वाला है, चल ज्यादा लोड मत ले। ठीक है, बोल समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब खत्म करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, यही समझा देता हूं। देख अगला टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है वैलेंस शेल, पूरी बकवास लिखी हुई है साइड में। हम अपने बच्चे को सिंपल तरीका बताएगा, एकदम मक्खन तरीका बताएगा, जिससे वो दुनिया में हवा बना देगा, आग लगा देगा। देख वैलेंस शेल क्या है, तो मेरे पास 2 चीजें हैं। पहली क्या है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और दूसरा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देख बेटा वैलेंस शेल का मतलब क्या है, जो बाहर वाला शेल है, जो बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उनको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझा, समझा। देख बता इसमें सबसे बाहर वाला शेल कौन सा, ओ एम एम एम, तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया, एम हो गया। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। समझा? एक और करा दूं, आजा एक और कर ले मेरे बेटे, जल्दी बताओ। इसमें जब गया ओ भैया लास्ट शेल है एल, तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया, एल। ओ भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, कितने हो गए 6। समझा? चल आजा एक और कर ले। ओ भैया इसमें भी एल है, याद आ गया, वैलेंस शेल हो गया एल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। आ गया समझ में, है ना सिंपल। तो वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे पता लगते हैं। तो देख लो सिंपल लिखा हुआ है। तो आउटर मोस्ट शेल इसी को बोलेंगे वैलेंस शेल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे बाहर वाला शेल है ना बेटा, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो शेल है वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, खत्म होने वाला है। अब करते हैं मास नंबर। देखो मास में तुम्हें पहले ही निकालना सिखा चुका हूं कि किसी भी एटम का मास कैसे निकलता है। जल्दी बता, अगर मुझे मान ले मेरे प्यारे बच्चा कि मुझे ये एटम दे दिया,
एटम दे दिया, दिमाग लगा, अभी बताया था एटम के मास में कौन कंट्रीब्यूशन करता है, क्या इलेक्ट्रॉन करता है। सेंटर में दो चीजें बैठी हैं, कौन कौन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। बैठा दिमाग में। तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ए, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखियो, है ना आसान। चल आजा शुरू करते हैं, शुरू करूं। देख ध्यान से, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। ये सब करा दिया, अब बस मास रह गया। देखो बेटा, न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा इनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपको टेबल से ही देखने पड़ेंगे, ठीक है, तब मास निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन का मास निकालना है, मास का फॉर्मूला बोल क्या है, मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के टेबल में आया भैया प्रोटॉन है 1, तो मैंने लिखा यहाँ 1। भैया न्यूट्रॉन कितना है, कुछ भी नहीं है 0, तो हाइड्रोजन का मास कितना आ गया 1। समझा या नहीं आया भैया, एक और कराइए, मजा नहीं आया। आजा हीलियम में करते हैं, इन दो को देख। हीलियम का मास निकालना है। हीलियम का फॉर्मूला बोल क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बता प्रोटॉन कितने हैं, देख 2, न्यूट्रॉन भी देख कितने उधर 2, तो हीलियम का मास कितना हो गया 4। भैया मजा नहीं आया, मुझे ऑक्सीजन का बड़ा सा कराइए। देख 8 और 8, जल्दी बोल। ऑक्सीजन का लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोल क्या लिखेंगे, 8 प्लस 8, और इसका मास कितना आ गया 16। कितना आ गया 16। ऐसी देख, इसका 10 और 10 कितना आ गया 20, इसका देख कितना आ गया 23। समझ में आया नहीं आया बेटा। तो याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा जरूरी नहीं है बराबर होंगे, ये बदल भी जाते हैं। अब देखो आगे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। देखो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होती है एक्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए। वो वाली नहीं जो तुम्हें छोड़ गई, वो वाली जिससे हम एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट है उसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो उसको सिंबल लिखेंगे एक्स। ऊपर लिखना है उसका एटॉमिक नंबर बेटा, और नीचे लिखना है उस सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है, ये हो गया एक्स। नीचे लिखना है उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखना है, बस मैं कैमरा चेक कर रहा हूं बेटा ये बंद ना हो जाए। ऊपर लिखना है उसका मास नंबर। समझा नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी कोई चीज समझता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा एक सर्किट है, वो पेच लूज है, मैं इतनी जल्दी नहीं समझता। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और जब मैंने इसका मास निकाला टेबल से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करके, तो आया 8 प्लस 8, वो आ गया 16, तो इसका मास हो गया 16। तो मुझे इसको लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, यहां लिखूंगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मास कितना है 16, तो ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का रोल नंबर कितना है 11, बट इसका जब मास निकालोगे लिखेंगे 23, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैंने ले लिया हीलियम का मास अभी देखा था तुम लोगों ने कितना है 4, तो उसको लिखना है 4 ऊपर और 2 लिखना है नीचे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया। देख लो बेटा, जैसे हीलियम 2 यहां लिखा 4। अब बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो यहां लिखा था, यहां अबे मेरे भाई कहीं भी लिख ले यार, इतना क्यों लोड लेता है भाई, इधर उधर लिख ले। हाँ यार बिना मतलब तू भी मेरे को परेशान कर रहा है यार, हैं। चलो अब चैप्टर खत्म होने वाला है, अब करते हैं आइसोबार। देखो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का मतलब है वो एलिमेंट जिनका मास नंबर होता है सेम, बट उनका एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट। हाँ ऐसे कुछ होते हैं जिनका वजन एक जैसा है लेकिन उनका रोल नंबर अलग है। मतलब क्लास में हमारे पास 50 लड़के हैं, उनमें कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई ऐसा है खोटा है, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, जब मैंने चेक करा ना, तो उनमें मुझे ये पता चला कि कुछ लड़के ऐसे हैं रोल नंबर अलग है लेकिन इसका भी वेट 56 है और इसका वेट 56 है। मैंने कहा अल्लाह जादू, तो ऐसा ही कुछ हुआ जादू। तो देखो ये है आर्गन का एटॉमिक नंबर देखो कितना, रोल नंबर 18, मास देखो 40। वैसे ही पोटेशियम देखो रोल नंबर कितना है 19, देखो 40 मास। देखो कैल्शियम का रोल नंबर कितना है 20 लेकिन मास 40। इसको बोलते हैं आइसोबार। तो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। खत्म हो गया, ठीक है, लास्ट चल रहा है। अब आइसोटोप में हम तोप चलाएंगे, धधा टोप चलाएंगे। तो देखो आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में उसका उल्टा कर दो। इस बार रोल नंबर सेम है, मास अलग है। जैसे क्लास में 2 आकाश आ गए, ठीक है, रोल नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एक आकाश थोड़ा मोटा सा है और एक आकाश थोड़ा छोटा सा है, तो दोनों का मास अलग होगा। समझा। तो देख ध्यान से, तो यहाँ पे देख नीचे देख ध्यान से, ये हाइड्रोजन है, इसका मास एटॉमिक नंबर कितना है 1, मास देख 1। देख इसका एटॉमिक नंबर रोल नंबर देख सेम है, देख इसका मास अलग है। देख इसका देख रोल नंबर सेम है, इसका मास अलग है। तो इन 3 आइसोटोप्स को नाम दिया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, पोटियम नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं
ट्रीटियम। तो नेचर के अंदर जो प्रोटीन है वो 99.98% है, मतलब वो ज्यादा पाया जाता है। मतलब जो ताकतवर है आकाश, वो ये वाला तगड़ा वाला, ये थोड़ा भयंकर सा, ये ज्यादा ताकतवर है, ये बेचारे ना के बराबर ही है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, कि आइसोटोप्स को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, इन टाइप के एलिमेंट्स को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो, तो दवाइयों में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 नाम का एक एलिमेंट है जिसको हम कैंसर ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। आयोडीन 131 है जिसको थायराइड, यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसको ठीक करने के लिए करते हैं। 235 यूरेनियम, जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर और बिजली पैदा करते हैं, तो ये याद रखना, इससे बिजली पैदा होती है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में कार्बन 14, जैसे मैंने खुदाई करी, खुदाई में क्या हुआ, मुझे कंकाल मिला, मुझे पता लगाना है वो कितने साल पुराना है, तो उसके लिए हम साइंटिफिक रिसर्च में ये यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, एग्रीकल्चर में हम सर्टेन आइसोटोप्स का यूज करते हैं ताकि हम हार्मफुल इंसेक्ट्स को मार सके। और लास्ट टॉपिक मेरे भाई खत्म हो गया। थैंक यू भगवान, मेरा बच्चा बहुत देर से परेशान था, आपने मेरी सुन ली, थैंक यू मेरे बच्चे, सुन लिया ना तूने। लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। तो अब क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो फाइनली अब हमारा खत्म हो रहा है और हम हमारी चौड़ देखिए कितना आ चुका है हम में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास देखेंगे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है। देखो भाई, हुआ क्या था, जो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन जब मैं धरती पे आया, मैं चंद्रमा पे रहता था, मैं जब धरती पे आया मैंने देखा, हाइला ये क्लोरीन दिखने में तो सेम है, पर धरती पे ये ज्यादा क्यों है और ये कम क्यों है। तो ऐसा ही कुछ मेरी खोपड़ी में हुआ। तो एक क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में था और एक क्लोरीन थोड़ा कम अमाउंट में था, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो ये ध्यान रखना है। तो क्लोरीन जिसका मास है 35.35, ठीक है, वो कितना था नेचर में 75%। क्लोरीन जिसका मास है 37, वो कितना था 25% के आसपास। मतलब एक क्लोरीन नेचर में 75% है क्लोरीन ही, और एक कितना है 35%। तो अब मुझे ना परेशानी हो रही है कि यार इन दोनों क्लोरीन का वजन क्या लूं, इसका तो अलग है उसका अलग है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, इनका एवरेज निकाल लेता हूं, एवरेज। तो मैंने इनका एवरेज निकाला। देखो एवरेज कैसे निकलता है, एटॉमिक मास 75 इसका डिवाइडेड बाय 100, कितना मास है इसका 35, इनटू में 35, समझ गया। प्लस एवरेज निकाल रहे हैं ना, यहाँ कितना मास है 37, कितना परसेंट है 25/100। जब इसको सॉल्व किया तो आया 26.25 प्लस में 9.25। तो क्लोरीन का जो एवरेज मास आया वो आया 35.5। तो दोनों क्लोरीन का जो एवरेज मास है वो कितना है 35.5 U। तो ये याद रखना। और फाइनली थैंक यू प्रभु, बचा लिया आज आपने मुझे, नहीं तो आज मेरी भी आत्मा और शरीर साथ छोड़ देती। ऐसे ही मैं आपसे प्यार करता नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मेरा चैप्टर हो गया खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू इसको अच्छे से पढ़ियो। और अगर समझ में आए, मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा लेंदी, पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो तो तुम्हारा भैया है ना तुम्हारे पास, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अब इसको अच्छे से पढ़ते ही रहिए, इसी तरीके से प्यारे तरीके से मुस्कुराते रहिए। अब हम मिलेंगे, नहीं अभी नहीं मिलेंगे, पहले एक बात और बोलते हैं, अगर तुम्हें अगले चैप्टर पढ़ने हैं तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, तभी डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें अगला चैप्टर पढ़ना है कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी क्वेश्चन तुम्हें अटके वो कमेंट सेक्शन में लिखना। और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कर देना यार, क्या जा रहा है। ठीक है, अब मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम, सी यू सून।